अध्याय 201 प्रतिभा और दीप्तिमान स्टार ब्लेड। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। प्रतिभा दोष। वांग ये दंग रह गया। नान्ते की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। एक बार जब मैं अपनी प्रतिभा का उपयोग करता हूं, तो यह मेरे दुश्मन को मेरे द्वारा बनाए गए स्थान पर फेंक देगा। जब तक मैं प्रतिभा को वापस नहीं ले लेता या वे मुझे मार नहीं देते, वे नहीं जा पाएंगे। वह बहुत करीब था। उसने सोचा था कि अगर वह दुश्मनों को नहीं हरा पाया तो नैन्टे का इरादा दुश्मनों से जा मिलने का था। वांग ये ने चुपचाप उत्तर दिया, यह एक ऐसी प्रतिभा है जो रिलीज प्रकार की क्षमता से संबंधित है, शिनरैन ने कहा। यह मैनिफेस्टेशन स्पेल, वर्चुअल इमेज स्पेल और इल्यूजन स्पेल का एक संयोजन है। यह द्वंद्वयुद्ध के लिए जगह बनाता है। इसे एक अच्छी प्रतिभा और एक उत्कृष्ट प्रतिभा के बीच कहीं माना जाता है। वांग यी उत्सुक था। तुम्हारा क्या मतलब है? शिनरैन ने कहा, कोई भी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह अंततः उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एक सच्चा शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ असाधारण शक्ति को उजागर कर सकता है, भले ही वह केवल प्रतिभा के सबसे कमजोर स्तर को ही जागृत करे। बेशक उच्चतम क्षमता वाले विशेषज्ञ में संभवतः कमजोर प्रतिभा नहीं हो सकती। आखिरकार प्रतिभा भी एक हद तक किसी की ऊपरी सीमा को दर्शाती है। दोष के लिए उपयोगकर्ता को वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रतिभा के स्तर तक पहुंचने के लिए रिलीज प्रकार की क्षमता को विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा समान स्तर की क्षमता उपयोगकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ना बहुत मुश्किल होगा। वांग ये ने सिर हिलाया। नान्ते की प्रतिभा का सबसे अच्छा उपयोग उन क्षमता उपयोगकर्ताओं के खिलाफ किया गया जो नजदीकी मुकाबले में अच्छे नहीं थे। मैं कोई भी योग्यता मंत्र सीखना नहीं चाहता, नैन्टे ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। शिनरैन ने कहा, आपको अन्य मंत्रों की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको वर्चुअल इमेज मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। अन्यथा आप दोष की एक और महत्वपूर्ण क्षमता, वर्चुअल इमेज अटैक को बर्बाद कर देंगे। वह क्या है? नैन्टे बहुत उत्सुक था। शिनरैन ने कहा, क्षमता उपयोगकर्ता की प्रतिभा को अक्सर क्षमता मंत्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। दोष और आभासी छवि मंत्र का संयोजन उपयोगकर्ता को एक आभासी छवि जारी करने की अनुमति देगा जिसमें उपयोगकर्ता के समान शक्ति होगी। यह दूरी की परवाह किए बिना दुश्मन पर हमला कर सकता है। बहुत मजबूत। नैन्टे की आंखें चौड़ी हो गईं। शिनरैन ने सिर हिलाया। ब्रह्मांडीय मनुष्यों ने लंबे समय से ऐसी सामान्य प्रतिभा के लिए कई अनुप्रयोग विकसित किए हैं। आपको तब पता चलेगा जब आपको मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। मानव आभासी ब्रह्मांड, जिसमें केवल ब्रह्मांडीय नागरिकों के पास प्रवेश की योग्यता थी। एक सामान्य प्रतिभा। नान्ते का उत्साह बुझ गया। शिनरैन ने कहा, 4 सितारा कॉलोनी ग्रहों पर मनुष्य अक्सर कमजोर या साधारण प्रतिभाओं को जागृत करते हैं। आपके लिए पहले से ही दोषपूर्ण प्रतिभा को जागृत करना काफी अच्छा है। स्तर कैसे विभाजित किए जाते हैं? वांग ये ने पूछा। शिनरैन ने उत्तर दिया, प्रतिभाओं को 9-1 स्तरों में विभाजित किया जाता है। वे कमजोर, साधारण, अच्छे, उत्कृष्ट, शक्तिशाली, पूर्णता, शीर्ष, परम और सर्वोच्च हैं। जिनके स्तर निर्धारित नहीं किए जा सकते वे विशेष प्रतिभाएं हैं। ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच का अंतर बड़ा है, और वे आमतौर पर विशेष प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के पास होते हैं। नान्ते भावुक हो गया। प्रतिभा के 9-1 स्तरों में से वह केवल तीसरे और चौथे स्तर के मध्य में था। प्रतिभा अक्सर किसी की साधना और विशेषज्ञता से संबंधित होती है। तार्किक रूप से कहें तो आपको जो जागृत करना चाहिए वह एक रक्तरेखा होनी चाहिए। शिनरैन ने नैन्टे को देखा। क्योंकि आपने लगभग कभी भी एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में साधना नहीं की है, और आप अपने संपूर्ण शरीर के साथ ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गए हैं। यदि आपके लिए जागृति की गारंटी है, तो प्रतिभा के लिए रक्तरेखा को जागृत करने का अनुपात 9999 1 होना चाहिए। नान्टे की प्रतिभा अंतरिक्ष और पर्यावरण के नियंत्रण के समान है। शायद यह इसी वजह से है, वांग ये ने सोचा। ये जीवन ग्रह की विशिष्टता से संबंधित होने की अधिक संभावना है। शिनरैन ने वांग ये की ओर देखा। क्या आपके ग्रह पर किसी ने अपने वंश को जागृत किया है? वांग ये ने अपना सिर हिलाया। अद्वितीयता ब्रह्मांड में अधिक मूल्यवान है। यदि आपके जीवन ग्रह के लोग केवल प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं, शिनरैन ने कहा, केवल इसी से इसका मूल्य बढ़ जाएगा। वांग ये कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये स्टॉक नहीं था। अगर ब्लू प्लेनेट का मूल्य आसमान छूता तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। तारांकन एड्स बाय पब फ्यूचर। तारांकन। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के बाद नान्ते उपयुक्त स्तर एक डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का चयन करने के लिए भंडारण कक्ष में गया। वांग यी शांत प्रशिक्षण कक्ष में रहे और ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार करते रहे कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। शिनरैन एक प्यारी सी बच्ची की तरह शान से उसके बगल में खड़ी थी।
भले ही ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित करना जारी रखना स्थिर है, लेकिन मेरे मस्तिष्क विस्तार दर को 100% तक बढ़ाने में लगभग 20 ब्रह्मांडीय दिन लगेंगे। ये संभव है कि इस अवधि के दौरान मेरा भौतिक शरीर मजबूत हो जाएगा, जिससे मैं सीमा को पार कर सकूं, लेकिन कुल मिलाकर ये कुशल नहीं है, और इसमें बहुत समय लगता है। नान्ते की सफलता ने वांग ये को प्रेरित किया। दूसरे पक्ष ने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। यद्यपि वह उन ऊर्जा पत्थरों को अवशोषित कर रहा था जो शिनरैन ने उसके मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए बनाए थे, लेकिन इसका प्रभाव न्यूनतम था। यहां तक कि जब वह बाहर निकला, तब भी उसकी मस्तिष्क विस्तार दर 70% तक नहीं पहुंची थी। नान्ते ने आगे बढ़ने के लिए अपनी भाला तकनीक पर भरोसा किया था। स्थानिक पर्यावरण नियंत्रण। सरल शब्दों में कहें तो उसने छत को भेदने के लिए अपनी भाला तकनीक पर भरोसा किया था। उन्होंने सचमुच अपनी ताकत से सब कुछ तोड़ दिया था। यद्यपि उसे अभी भी चरण 4 दानव विनाश भाला तकनीक को पूरी तरह से समझना बाकी था, लेकिन अंतरिक्ष और पर्यावरण पर नान्ते का नियंत्रण पहले से ही अधिकांश ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं से आगे निकल चुका था, भले ही उसे अभी भी ब्रह्मांडीय के साथ विलय करना बाकी था। वह क्या करे? वास्तव में मैं पहले ही महत्वपूर्ण रेखा पर पहुंच चुका हूं। वांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। उस समय ज्वेलिंग के समान वह नान्ते से भी अधिक ब्रह्मांडीय स्तर के करीब था, लेकिन उस सीमा को तोड़ने के लिए उसे एक शक्तिशाली बल की आवश्यकता थी। उसकी इच्छा शक्ति ही काफी थी, लेकिन कमी थी तो ताकत की। वह या तो ताकत इकट्ठा कर सकता था या अपनी ताकत को एक बार में ही खत्म कर सकता था। लेकिन कैसे? शायद आप रेडियंट स्टार ब्लेड आजमा सकते हैं। शिनरैन की कोमल याद उसके कानों में गूंजी। ठीक है, वांग ये ने सुझाव स्वीकार कर लिया। यद्यपि शिनरैन न्यू स्टार स्तर पर थी, लेकिन उसका ज्ञान ब्रह्मांडीय स्तर से कहीं अधिक था। राजा मुनरो एम्बर ने सबसे कीमती रेडियंट स्टार ब्लेड को होलोग्राफिक स्लीप पॉड में रखा, जो उत्कृष्ट सामग्री से बने पारदर्शी कांच की एक परत थी। यह मुनरो जोस के पास मौजूद सामान्य होलोग्राफिक हेलमेट से कहीं अधिक मूल्यवान था। एक होलोग्राफिक स्लीपिंग पॉड की कीमत कम से कम 10 लाख स्टार पॉइंट थी, जो कि लेवल 2 डार्क एनर्जी स्तर के एक उपकरण की कीमत के बराबर थी। हालांकि राजा मुनरो अंबर के लिए यह एक छोटी सी रकम थी। बूम! वांग ये ने नींद की थैली को नष्ट कर दिया और बगल में एक छिपे हुए डिब्बे से एक खूबसूरती से सजा हुआ म्यान निकाला। रेडियंट स्टार ब्लेड का छोटा मूठ रत्नों से जड़ा हुआ था, और यह असाधारण रूप से भव्य था। स्तर 3 असीमित अंधेरे ऊर्जा हथियार। केवल असीमित शब्द ने ही हथियार को करोड़ों स्टार अंकों का बना दिया। न केवल बुनियादी और मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता वाले उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते थे, बल्कि वह भी इसका उपयोग कर सकता था। झनकार एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने रेडियंट स्टार ब्लेड को बाहर निकाला। सुनहरी रोशनी बिखेरता ये खंजर से लंबा और कृपाण से छोटा था। इसका आकार सैन्य कृपाण जैसा था और इस पर रहस्यमय नक्काशी की 3 परतें थीं। एक गुप्त ऊर्जा हथियार जिसका उपयोग नियंत्रण और रिलीज प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। ये वांग यी का पहली बार था जब वह डार्क एनर्जी हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह इससे परिचित था। शिनरैन ने उसे पहले ही सही मुद्रा सिखा दी थी। रहस्यमय उत्कीर्णन की कुंजी एक शब्द था, ट्रिगर। किसी क्षमता उपयोगकर्ता के हथियार की रहस्यमय नक्काशी उसकी क्षमता से प्रेरित हो सकती है। किसी योद्धा के हथियार की रहस्यमय नक्काशी युद्ध ऊर्जा से प्रेरित हो सकती है। सबसे पहले रहस्यमय उत्कीर्णन की पहली परत को सक्रिय करें। वांग ये ने अपनी क्षमता का इंजेक्शन लगाया। असीमित का अर्थ यह नहीं था कि कोई प्रतिबंध नहीं था। यदि कोई रहस्यमयी उत्कीर्णन को भी सक्रिय नहीं कर सकता, तो यह ऐसा होगा जैसे उसके पास अद्वितीय हथियार तो हो, लेकिन वह उसे उठा न सके। इसमें बहुत अधिक क्षमता प्रवाहित हुई, और रहस्यमय उत्कीर्णन तुरंत प्रकाशित हो गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसका संपीड़न मंत्र से कोई लेना देना नहीं था। रहस्यमय उत्कीर्णन को सक्रिय करने के लिए आमतौर पर बड़ी मात्रा में क्षमता की आवश्यकता होती थी। वह अभी तक संघनन मंत्र का जाप नहीं कर सकता था, इसलिए ये कठिन था, लेकिन उसके पास ऊर्जा क्रिस्टल थे। वांग ये ने ऊर्जा को अवशोषित किया और उसी समय उसे छोड़ा भी। जल्द ही रहस्यमय नक्काशी की पहली परत सफेद रोशनी से जगमगा उठी। रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्र को मजबूत किया गया है। वांग ये ने तुरंत एक ऊर्जा गेंद जारी की। संघनन तेज था और संपीड़न मजबूत था। जब रेडियंट स्टार ब्लेड के साथ छोड़ा गया तो इसकी शक्ति तेजी से बढ़ी। अगले ही पल उस पर एक क्षमता ढाल प्रकट हुई। ये और भी मोटी थी और इसकी ऊर्जा और भी शुद्ध थी। इसकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ गई थी। फिर रेडियंट स्टार ब्लेड पर रहस्यमय उत्कीर्णन की पहली परत थोड़ी मंद हो गई। वांग यी की क्षमता एक बार फिर उभरी और रहस्यमय उत्कीर्णन गहरा और फिर से उज्ज्वल हो गया। तो यह एक डार्क एनर्जी हथियार है। वांग ये को जल्दी ही इसकी आदत हो गई।
रहस्यमय उत्कीर्णन की पहली और दूसरी दोनों परतें क्षमता प्रवर्धन के लिए थीं। आरंभ में राजा मुनरो अंबर का मुख्य ध्यान नियंत्रण प्रकार की क्षमता पर था और उनका द्वितीयक ध्यान रिलीज प्रकार पर था। दोबारा ऊर्जा क्रिस्टल भस्म हो गए और रहस्यमय उत्कीर्णन की दूसरी परत सक्रिय हो गई। असीमित क्षमता वाले हथियार का लाभ सामने आया, उसे अपनी क्षमता के साथ इसे लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक इसे पहले से सक्रिय किया जाता है तब तक इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। इसे बनाए रखने में इसे सक्रिय करने की तुलना में बहुत कम क्षमता खर्च होती है। नियंत्रण प्रकार की क्षमता मंत्र को मजबूत किया गया है। वांग ये ने इसे कुशलता से इस्तेमाल किया। रहस्यमय उत्कीर्णन की इस परत से उनकी ताकत में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ये युद्ध और अन्य पहलुओं में बहुत उपयोगी थी। उदाहरण के लिए, वह कभी भी न्यू स्टार क्षमता उपयोगकर्ता को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यदि वह स्पिरिट स्पेल डालने से पहले रहस्यमय उत्कीर्णन की दूसरी परत को सक्रिय कर लेता, तो वह ऐसे लक्ष्य को नियंत्रित करने की सफलता दर को काफी हद तक बढ़ा सकता था। यदि वह इस प्रभाव का उपयोग ब्रह्मांडीय स्तर के रीन स्पेल के साथ करता, तो प्रभाव और भी अधिक तीव्र होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। रहस्यमय उत्कीर्णन की तीसरी परत। वांग ये ने रहस्यमय उत्कीर्णन की अंतिम परत को सक्रिय किया। रहस्यमय उत्कीर्णन की तीसरी परत को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग किया गया था, जिसे केवल उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता ही सक्रिय कर सकते थे। वूश। रेडियंट स्टार ब्लेड पर प्रकाश की 3 परतें चमक रही थीं। रेडियंट स्टार ब्लेड से प्राप्त जानकारी उसके दिमाग में उभरी। ये हथियार की विशेष क्षमता थी, रेडियंट स्टार शतरंज। इसे डालने के बाद ये क्षमता एक क्षेत्र को घेर लेगी और उसे शतरंज की बिसात में बदल देगी। क्षमता जितनी अधिक होगी, शतरंज की बिसात उतनी ही बड़ी होगी। ये शतरंज की बिसात पर ऊर्जा से युक्त किसी भी चीज को काले और सफेद मोहरों में बदल सकता है। वह शतरंज खिलाड़ी के रूप में शतरंज के मोहरों को स्वतंत्रतापूर्वक नियंत्रित कर सकता था। कोर के रूप में नियंत्रण प्रकार की क्षमता के साथ, रिलीज प्रकार के समर्थन के साथ संयुक्त। यह एक बहुत शक्तिशाली विशेष क्षमता थी। हेरफेर मंत्र की एक सीमा थी। पिछली बार वह एक ही समय में लूजी के केवल 2 अधीनस्थों को ही नियंत्रित कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इसके विपरीत, रेडियंट स्टार शतरंज शतरंज की बिसात को सीधे नियंत्रित करके काम करता था। जिन व्यक्तियों को हेरफेर मंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाना था, उन्हें उसी प्रकार के शतरंज के मोहरों में बदल दिया जाता था। वह सभी शतरंज के मोहरों को स्वतंत्रतापूर्वक नियंत्रित कर सकता था। इससे मेरी समूह युद्ध क्षमता में बहुत सुधार हुआ है। वांग ये ने आह भरी। जब तक उसकी योग्यता पर्याप्त थी, तब तक उसकी तुलना अकेले ही एक सेना से की जा सकती थी। सौभाग्य से आवश्यकता ब्रह्मांडीय स्तर के संक्षेपण मंत्र या लगाम की नहीं है। वर्तनी, अन्यथा मैं इसे 10 ब्रह्मांडीय दिनों में नहीं सीख पाता। एट नोबल बन एट। यद्यपि ऐसी विशेष योग्यता को किसी योग्यता के साथ संयोजित करना कठिन था, फिर भी वह प्रमुख योग्यता मंत्रों को जानता था। उसके लिए अब केवल एक ही काम बाकी था कि वह रेडियंट स्टार ब्लेड का उपयोग कैसे करे और उन्हें सही ढंग से संयोजित कैसे करे। खेती करो, दीप्तिमान स्टार ब्लेड को नियंत्रित करें। वांग ये जानता था कि शिनरान क्या सोच रही थी। रेडियंट स्टार ब्लेड एक स्तर 3 डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण था। इसकी सबसे मजबूत विशेष क्षमता, रेडियंट स्टार शतरंज, ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता उपयोगकर्ता के स्तर तक पहुंच गई थी। ब्रह्मांडीय स्तर की बाधा को उत्तेजित करने और उसे हटाने के लिए ब्रह्मांडीय स्तर की शक्ति का उपयोग करना रणनीतिक ऊंचाई से घर बनाने जैसा था। ये नानते की पिछली सफलता के समान ही था। ये संभव था। इसके अलावा, रेडियंट स्टार ब्लेड का अभ्यास शुरू से ही जरूरी था। आखिरकार, मुनरो गार्ड्स से निपटने के लिए खुद को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण था। अपनी युद्ध शक्ति को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के लिए उसे मुनरो राजा अंबर के कुछ खजानों से खुद को सुसज्जित करना पड़ा। यह आसान था। दबाव ने वांग यी को आगे धकेल दिया। सिर्फ 3 ब्रह्मांडीय दिनों में ही उसने रेडियंट स्टार ब्लेड पर महारत हासिल कर ली। 5वें ब्रह्मांडीय दिन तक वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में अब केवल एक ही कदम बाकी था। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष में, नानते को डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित किया गया था। वांग ये, जिसके पास केवल रेडियंट स्टार ब्लेड था, ने न्यू स्टार स्तर के गार्ड की मानक पोशाक पहन रखी थी। यह विरोधाभास असामान्य रूप से प्रबल था। कवच सेट, जूते, हेलमेट, हार, अंगूठी। वांग ये खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। डार्क एनर्जी स्तर के हर उपकरण को सक्रिय करने के लिए लड़ाकू ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? नानते उलझन में दिखे, लेकिन वे सभी बहुत उपयोगी हैं।
ग्रेट सिल्वर आर्मर का एक विशेष रक्षात्मक प्रभाव है। ग्लिटरिंग बूट्स विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और व्हाइट जेड गार्ड मानस पर क्षमता मंत्र के प्रभाव को रोक सकता है। वांग ये ने कहा, यह आप पर निर्भर है। आमतौर पर विशेष प्रभाव वाले डार्क एनर्जी स्तर के 3 उपकरण पर्याप्त होते हैं। यदि आप बहुत अधिक पहनते हैं तो न केवल यह आपकी लड़ाकू ऊर्जा को खत्म कर देगा, बल्कि आप उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर भी हो जाएंगे। आप अपनी पूरी लड़ाकू क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सामान्यतः सबसे अच्छा संयोजन प्रभाव एक डार्क एनर्जी हथियार और 2 से 3 डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के साथ होता था। नांते ने सोच विचार कर सिर हिलाया। वांग ये ने कहा, आप कवच को उच्च रक्षा वाले डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों से बदल सकते हैं, जिनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। आपको बस उस हेलमेट को हटाने की जरूरत है जो आपकी दृष्टि को अवरुद्ध करता है। हाँ, जरूर। नेंटे ने अपना हेलमेट उतारकर फेंक दिया। उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। यह अभी भी इस तरह से ज्यादा आरामदायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमेशा इसी तरह लड़ता रहा था। खजाने दिल को मोह लेते हैं। ये जगह द्वंद्व युद्ध के लिए बहुत छोटी है। अपनी प्रतिभा का उपयोग करके एक बड़ा युद्ध वातावरण तैयार करें, वांग ये ने कहा। यही तो मैं चाहता हूं। नांते के हाथ में ड्रैगन बरियल स्पीयर कांप उठा और उसकी आंखें तीखी हो गईं। एक पल में एक परिचित प्रतिभा ऊर्जा ने वांग ये के चेहरे पर हमला किया। हाँ, ये बहुत ही सामान्य बात थी। उसे बस अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। लेकिन अन्य ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं के खिलाफ, जिन्होंने कभी अपनी क्षमता का प्रशिक्षण नहीं लिया था, ये बहुत प्रभावी होगा। वांग ये ने विरोध करना छोड़ दिया। अचानक उसका दिल कांप उठा और उसके सामने का दृश्य बदल गया। एक परिचित एहसास। यह नीले ग्रह की भूमि थी। यह वह स्थान था जहां उन्होंने सच्चे दानव उल्लू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नांते के लिए यह संभवतः वह युद्ध क्षेत्र था जिसने उन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। इस जगह पर मेरा पूरा नियंत्रण है। नांते ने वांग ये की ओर देखा। उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन बरियल स्पीयर ने एक मधुर ध्वनि निकाली। इसके अलावा, जब मैं अंदर घुसा तो मेरा शरीर दुनिया में विलीन हो गया। मैं यहां स्टेज 4 डायमंड एनिहिलेशन स्पीयर तकनीक को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता हूं। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश करो। वांग ये की लड़ाकू भावना बढ़ गई। नांते से लड़ना उनकी योजना का अंतिम चरण था क्योंकि नांते के पास बहुत ताकत थी। विशेषकर अब जबकि दूसरा पक्ष ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच चुका था और डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के एक पूरे सेट से सुसज्जित था, उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं थी। यहां तक कि जू नाहू तयेशान से तुलना करने पर भी वह कमतर नहीं था। वांग ये ने अपना रेडियंट स्टार ब्लेड निकाला, जो एक बहुत शक्तिशाली क्षमता वाला हथियार था। इसकी तीक्ष्णता लेवल 2 योद्धा के हथियार के बराबर थी और इसे युद्ध ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। एकमात्र कमी ये थी कि यह थोड़ा छोटा था। इस समय रहस्यमय नक्काशी की सभी 3 परतें प्रकाशित हो गईं। असीमित हथियार का लाभ यह था कि वह पहले से तैयारी कर सकता था। आवश्यक रखरखाव के अलावा लगभग कोई खपत नहीं थी। तो फिर आओ। वांग ये ने अपने बाएं हाथ से भौतिकीकरण मंत्र का उपयोग किया और एक क्षमता कृपाण प्रकट हुई। रेडियंट स्टार ब्लेड एक चमकदार रोशनी के साथ चमक गया। रहस्यमय उत्कीर्णन की पहली परत ने उसकी क्षमता कृपाण की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया। वांग ये ने हमला नहीं किया और बचाव के लिए केवल अपनी तलवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। वह यह अनुभव करना चाहता था कि स्थानिक नियंत्रण क्या होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा ये जानता था। चूंकि उनका शरीर दुनिया के साथ विलीन था, इसलिए वे आसपास के वातावरण को नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि नेंटे की तरह न्यू स्टार स्तर पर चरण 4 को समझने में सक्षम होने के लिए उसे वास्तव में प्रतिभाशाली होना चाहिए। यह पूर्णता प्राप्त आनुवंशिक योद्धा बनने से पहले चरण 4 लड़ाकू ऊर्जा तक पहुंचने के बराबर था। बूम। चरण 1 दानव विनाश भाला तकनीक को मुक्त कर दिया गया था। नांते ने पीछे नहीं हटना चाहा क्योंकि वह जानता था कि वांग यी आसानी से दानव विनाश भाला तकनीक के पहले और दूसरे चरण का सामना कर सकता है। यद्यपि उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी तथा ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गई थी। सीमा तोड़ने का कौशल, व्यापक कृपाण तकनीक। वांग यी ने विरोध किया, लेकिन उसे गहरी समझ हासिल हुई। उसकी गतिशीलता सीमित हो गई थी और वह हर जगह प्रतिबंधित था। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध था जो उसे रोक रहा था। हालांकि इसकी शक्ति में थोड़ी कमी थी। दूसरे पक्ष की लड़ाकू ऊर्जा एकजुटता बहुत कमजोर थी। स्टेज 2। नेंटे ने वार्म अप जारी रखा। उसकी ब्रह्मांडीय स्तर की लड़ाकू ऊर्जा एक और स्तर तक बढ़ गई। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी प्रगति को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसा प्रतीत होता था कि ड्रैगन बरियल स्पीयर का अपना एक जीवन था और भाले के शरीर में एक विशेष ऊर्जा छिपी हुई थी।
झनकार, वांग ये ने इसे फिर से रोक दिया। इस बार उसे पहले से भी ज्यादा भारी बंधन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बेड़ियां लगा दी हो, जिससे उसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया हो और उसे नांते के दबंग भाले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। चरण 3। नैंटे गंभीर होने लगा था। ड्रैगन बरियल स्पीयर ने ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाई। ये पहली बार सक्रिय हुआ था और असाधारण शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। गहरे ड्रैगन की दहाड़ के साथ आसपास का इलाका भी तबाह हो गया और वांग यी को बुरी तरह से घेर लिया गया। दबाव बढ़ गया। ये बहुत मजबूत था। कॉस्मिक स्तर 3 लड़ाकू ऊर्जा प्लस चरण 3 स्थानिक नियंत्रण, साथ ही ड्रैगन दफन भाला की विशेष क्षमता। ये भाले का हमला उस हमले से भी अधिक था जिसका इस्तेमाल नांते ने लूजी को घायल करने के लिए किया था। सीमा तोड़ने का कौशल। चारों ओर वांग यी की दोहरी लड़ाकू ऊर्जा और कृपाणों ने एक ही समय में हमले को रोक दिया। नांते के हमले एक के बाद एक हुए, जिससे उसकी सुरक्षा छिन्न भिन्न हो गई, उसकी युद्ध ऊर्जा नष्ट हो गई और यहां तक कि उसकी ढाल भी टूट गई। यह एक बवंडर की तरह था जिसे रोका नहीं जा सका। टकराना। घावों से लदा एक विशालकाय अजगर हवा में प्रकट हुआ और गुस्से से दहाड़ने लगा। वांग यी ने घुरघुराहट के साथ हमला रोकने के लिए दर्जनों कदम पीछे हट लिए। चरण 3 स्थानिक नियंत्रण। वांग यी की समझ गहरी और गहरी होती गई, उसके दिल तक पहुंच गई। नांते ने इस भाले से पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया था, फिर भी यह अभी भी उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण नहीं था। अंतिम चरण 4। नांते ने चीते की तरह वांग ये को देखा। उसके हाथ में ड्रैगन बरियल स्पीयर की ऊर्जा और भी अधिक हिंसक हो गई। भाले का शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वह किसी क्रोधित अजगर को दबा रहा हो। इस समय नांते की अंगूठी भी चमकने लगी। लड़ाकू ऊर्जा प्रवर्धन। एड्स बाय पब फ्यूचर। नैंटे को अपनी कमजोरी का पूरा अंदाजा था, उसकी लड़ाकू ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं थी। इसलिए वह इसकी भरपाई के लिए डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों का इस्तेमाल करता था। रेडियंट स्टार शतरंज। वांग ये ने रेडियंट स्टार ब्लेड की विशेष क्षमता का उपयोग किया। रहस्यमय नक्काशी की तीसरी परत चमक उठी। असीम क्षमता निकाली गई और भस्म हो गई। एक पल में उन्होंने उस जगह को ढक दिया जहां नैंटे था और उस क्षेत्र में एक शतरंज की बिसात दिखाई दी। पा 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 एक तारा ऊर्जा क्रिस्टल एक के बाद एक फटने लगे तथा सफेद तारों से संघनित मानव आकृतियों में बदल गए। ये रेडियंट स्टार शतरंज के सफेद मोहरे थे। हमला करना और बचाव करना बहुत आसान था। हमले क्षमता वाली गोलियों से किए जाते थे जबकि बचाव क्षमता वाली ढालों से किया जाता था। जानबूझकर नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं थी, बस इतना ही काफी था कि उसकी चेतना लक्ष्य पर टिकी रहे। हालांकि नांते ने हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऊर्जा की गोलियां उसके शरीर पर लगी और महान रजत कवच द्वारा अवरुद्ध कर दी गईं। उन्होंने बस अपनी सारी ऊर्जा ड्रैगन दफन भाले पर केंद्रित की और चरण 4 दानव विनाश भाला तकनीक को उन्मुक्त किया। चरण 4 स्थानिक नियंत्रण। वांग ये का दिल कांप उठा। शतरंज की बिसात पर नियंत्रण पाकर उसकी समझ और भी स्पष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया नांते की ही है और वह हिल भी नहीं सकता था। यदि अब उसके स्थान पर कोई क्षमता उपयोग करता होता तो संघनन मंत्र भी अप्रभावी होता। नांते अब इस क्षेत्र का नियंत्रक था। धमाका। एक आश्चर्यजनक भाला चला। ये ब्रह्मांड को भेदता हुआ, बाधाओं को भेदता हुआ और दुनिया को तोड़ता हुआ निकल गया। दम घुटने वाले दबाव के कारण वांग यी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी मृत अंत में फंस गया है। भयानक दबाव के कारण उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। क्षेत्र दमन। नांते ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। यदि वांग ये इसे रोक नहीं पाता तो न केवल वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, बल्कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। यह सचमुच एक चरम युद्ध था। केवल तभी वह अपने शरीर की सबसे मजबूत क्षमता को उत्तेजित कर सकता था। स्वूश। रेडियंट स्टार ब्लेड की ऊर्जा फट गई और रहस्यमय उत्कीर्णन की 3 परतें संघनित हो गईं। वांग ये ने हमले को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ से नौक्यूई सेबर नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने हमले को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ से सीमा तोड़ने के कौशल का इस्तेमाल किया। भारी दबाव। धमाका। रेडियंट स्टार ब्लेड पर रहस्यमय उत्कीर्णन की पहली परत मंद हो गई क्योंकि आने वाले हमले ने मैनिफेस्टेशन स्पेल की सुरक्षा को भेद दिया और उसके सामने जो कुछ बचा था वह क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ थी। बैंग बैंग बैंग। वांग ये पीछे हटे और अवरोध उत्पन्न किया। ब्रह्मांडीय स्तर का हमला। उन्होंने अपनी मानसिक क्षमता को उसकी सीमा तक बढ़ाया, ऊर्जा मुक्त की और आक्रमण किया। हर क्षण एक अवसर था, ब्रह्मांडीय स्तर की सीमा को तोड़ने का एक मौका। हालांकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पा 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 क्षमता ढाल की परतें बिखर गईं और रेडियंट स्टार ब्लेड की सुरक्षा की परतें नष्ट हो गईं। रहस्यमय नक्काशी की 3 परतें और यहां तक कि रेडियंट स्टार शतरंज भी निराशाजनक स्थिति में थे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी अपने आप को मजबूर करते हुए ब्रह्मांडीय स्तर का दबाव झेल रहा था। दोहरे ब्लेड बचाव नहीं कर सके। नानते अपने विस्फोट के बाद बहुत मजबूत था। वह युद्ध के देवता में बदल गया था और अजेय था। ड्रैगन बरियल स्पीयर ने वांग यी की छाती में वार किया और उसी क्षण स्थानिक नियंत्रण की उसकी समझ अपने चरम पर पहुंच गई। ब्रह्मांडीय स्तर की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसे अपने में समाहित कर लिया और टुकड़ों में तोड़ दिया। वांग ये की आंखें चमक उठी। पा पा पा, वह सचमुच टूट गया। प्रत्येक प्रहार से उसके शरीर को बहुत क्षति पहुंची। उसने अपनी क्षमता को उत्तेजित किया और उसका मानस कांप उठा। धमाका। वांग ये के लिए भाले के भयानक हमले का विरोध करना मुश्किल हो गया और उसका शरीर फट गया। शून्य में एक ताराकोर जो एक छोटे तारे जैसा था, चमक रहा था। प्रकाश चमक उठा। वांग ये की चेतना उसमें डूब गई थी। बहुत ज्यादा समझ, बहुत अधिक उत्तेजना, सब कुछ अनगिनत नदियों की तरह एक समुद्र में मिल गया, लेकिन उसमें निकास का अभाव था। वे बिना किसी नेता के बिखरे हुए सैनिकों के ढेर की तरह थे। प्रतिभा, पुनरुत्थान। वांग ये ने तुरंत अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। उसके शरीर की कोशिकाएं और ऊतक तेजी से ठीक हो गए। उसकी मानसिकता हिल गई और उसकी थकी हुई क्षमता इस क्षण पुनः जागृत हो गई। जिस क्षण तारे के केंद्र में प्रतिभा ऊर्जा का उपभोग किया गया, प्रकाश की जेड गेंद चमक उठी। सफेद और चमकदार रोशनी लहरदार हुई और चौंकाने वाली ऊर्जा जारी हुई। ये यहां था। शुरू से ही उनके शरीर में ऊर्जा का एक विशाल स्रोत विद्यमान था। ऐसा लग रहा था मानो सेना के पास अब न केवल एक जनरल था बल्कि एक सच्चा कमांडर भी था, जो सेना को लक्ष्य की ओर अंतहीन स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन कर रहा था। इस क्षण ब्रह्मांडीय स्तर की ऊर्जा उतरी। टकराना। उसका मस्तिष्क क्षेत्र हिल गया। उसकी मानसिकता सीमा को तोड़कर फैल गई। ब्रह्मांडीय स्तर के दबाव के तहत उन्होंने अंततः एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अड़चन को तोड़ दिया। एट नोवल बनेट एट। मस्तिष्क विस्तार दर 0%। उनका असीम मानस नयासा ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे जैसे उसके मन में तरंगे फैली, उसका मस्तिष्क क्षेत्र हिंसक रूप से हिलने लगा और उसके शरीर में असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी। सफलता, परिवर्तन। उसका शरीर, जो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, में जबरदस्त परिवर्तन आया। उसकी हड्डियां, कोशिकाएं और अंग विकसित हुए। उस पल सब कुछ बदल गया। वांग ये को लगा कि वह पूरी तरह से दुनिया में विलीन हो गया है और ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया है। तो ये स्थानिक नियंत्रण है। उसे एक आभास हुआ। नए तारे के स्तर से ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य चाहे कोई भी मार्ग अपनाए, उनके शरीर पूर्ण विलय तक पहुंचेंगे, उनकी मानसिकता का विस्तार होगा और उनके मस्तिष्क का विस्तार 100% तक पहुंच जाएगा। शरीर, आत्मा और हृदय एक साथ मिल जाएंगे। ये वास्तव में संपूर्ण मानव था। ब्रह्मांड ही शीर्ष मानव का प्रारंभिक बिंदु था। उन्नत नया सितारा जीवन रूप, शुरुआती ब्रह्मांडीय जीवन रूप। रक्त रेखा, कोई नहीं। स्थानिक नियंत्रण, ब्रह्मांडीय स्तर का मानव होना कुछ ऐसा ही महसूस होता है। वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। एक संपूर्ण शरीर जो दुनिया के साथ विलीन हो गया और 100% मस्तिष्क विस्तार दर जिसने उसकी क्षमता को उत्तेजित किया। शक्ति और आशा से भरा हुआ। अल्पायु ब्रह्मांडीय स्तर के मनुष्य कुछ हजार वर्षों तक जीवित रह सकते थे, जबकि दीर्घायु मनुष्यों का जीवन काल लगभग 10,000 वर्षों का होता था। ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के बाद अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण बहुत बढ़ गया था। अकेले उसकी उड़ान की गति प्रकाश की गति के 10,000वें हिस्से से भी ज्यादा हो गई थी। किसी का स्थानिक नियंत्रण और शक्ति स्तर जितना मजबूत होगा, वह उतना ही तेज होगा। क्या आप अपने स्थानिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए 50,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, एक पल में, वांग ये ने साधना करने के लिए चेतना की दुनिया में प्रवेश किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंतरिक्ष के प्रति उनकी समझ और नियंत्रण गहरा होता गया और एक नए स्तर पर पहुंच गया। यह उसी प्रकार था जैसे युद्ध ऊर्जा ने पूर्णता प्राप्त आनुवंशिक योद्धाओं को प्रभावित किया था, स्थानिक नियंत्रण का भी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं पर समान प्रभाव पड़ा था। दुश्मन का सामना करते समय दोनों पक्षों के बीच स्थानिक नियंत्रण में अंतर सीधे तौर पर लड़ाई के परिणाम को प्रभावित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भूभाग का लाभ प्रभावित करता है। इसके अलावा स्थानिक नियंत्रण व्यक्ति की ब्रह्मांडीय एकीकरण और विकास तकनीक को विकसित करने की दक्षता को भी प्रभावित करता है। इसमें उड़ान की गति भी शामिल थी। ब्रह्मांडीय स्तर की युद्ध तकनीकों का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जिनका प्रशिक्षण ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं को दिया जाता था, जिनमें स्थानिक नियंत्रण की भी बहुत आवश्यकता होती थी। चरण 2 का अर्थ था कि वह मूलतः एक मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच चुका था। आखिरकार, उन्नत ब्रह्मांडीय स्तर के अधिकांश योद्धा केवल चरण 2 या 3 तक ही पहुंच पाएंगे। उनके मुकाबले, इस मामले में वह ज्यादा कमतर नहीं होंगे। उनके इंटरफेस में एक नई श्रेणी थी।
रक्त रेखा कोई नहीं। इसके लिए दो संभावनाएं थी। सबसे पहले शिन रैन ने जो कहा वह सच था और नीला ग्रह इतना विशेष था कि वे केवल प्रतिभाओं को ही जागृत कर सकते थे। दूसरा, उनका कोई वंश नहीं था। आखिरकार प्रतिभा और वंश दोनों का होना केवल 1% संभावना थी। 4 सितारा जीवन ग्रहों पर मनुष्यों के लिए दोनों चीजें होने की संभावनाएं और भी कम थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अन्य लोगों की उच्च गुणवत्ता वाली रक्त वंशावली को आत्मसात कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपनी प्रतिभा पुनरुत्थान के साथ किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले मुझे इसे जबरन प्राप्त करने के लिए 10,000 संभावित अंक खर्च करने पड़ते थे क्योंकि मेरा जीवन स्तर अपर्याप्त था। अगर मैं इसे सीधे प्राप्त कर सकता हूं, तो इसकी कीमत मेरी प्रतिभा के बराबर यानी 1 मिलियन संभावित अंक होनी चाहिए। मुझे समय आने पर पता चल जाएगा। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने के बाद वांग यी ने जो पहला काम किया, वह था अपने उपकरणों का चयन करना और उनसे परिचित होना। वह और नानते दोनों ही कमजोर नहीं थे। हालांकि उनकी साधना तकनीक और डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण सभी पहलुओं में सीमित थे। फिलहाल खेती की तकनीक की समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वे रेड रिवर वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वे वर्तमान में वांछित थे और उनके वास्तविक नामों से उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता था। इसे सुलझाना कठिन नहीं था, उन्हें बस दूसरे ब्रह्मांडीय राष्ट्र में एक पहचान खरीदनी थी। विभिन्न ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के आभासी नेटवर्क बहुत अधिक भिन्न नहीं थे। वे सभी आभासी मानव ब्रह्मांड द्वारा अधिकृत थे और वहां से सभी प्रकार की साधना तकनीकें प्राप्त की जा सकती थीं। फिलहाल उपकरण ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। साधना तकनीकों की तुलना में, जिन्हें रातों रात नहीं बदला जा सकता, डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण कम समय में व्यक्ति की ताकत को बहुत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, नैंटे के ड्रैगन बरियल स्पीयर ने उसकी आक्रमण शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था, ग्रेट सिल्वर आर्मर ने उसकी सबसे कमजोर रक्षा को पूरा कर दिया था, और बैटल टाइगर रिंग ने उसकी सबसे कमजोर लड़ाकू ऊर्जा को औसत स्तर तक बढ़ा दिया था। रेड विंग सेबर युद्ध की ऊर्जा को बढ़ाता है। लेवल 1 उपकरणों में हैवी ब्लेड सेबर की तीक्ष्णता सबसे अच्छी है। ग्रीन नाइट्स माचेटे शरीर को एक विस्फोटक शक्ति देता है जो उसकी सीमाओं से परे है। वांग ये को उपकरण भंडारण कक्ष में सिरदर्द हो रहा था। अब उसे पता चल गया था कि उस समय नानते के पास डार्क एनर्जी स्तर के इतने सारे उपकरण क्यों थे। प्रलोभन का विरोध करना कठिन था। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पास जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होंगी, उतना ही अच्छा होगा। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह इसे ले पाएगा या नहीं। उपकरण गोदाम में सबसे प्रचुर मात्रा में डार्क एनर्जी स्तर 1 उपकरण थे। यदि डार्क एनर्जी लेवल 2 उपकरण होते तो इसे चुनना आसान होता। अंत में वांग ये ने 2 को चुना। इनमें से एक हैवी ब्लेड सेबर था, जिसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं था। हालांकि अपनी लड़ाकू ऊर्जा से इसे सक्रिय करने से ही इसमें अत्यधिक तीव्रता आ गई। इसका कवच भेदी प्रभाव कुछ कुछ ऐसा ही था, और इसकी आक्रमण शक्ति लेवल 2 डार्क एनर्जी हथियार के बराबर थी। दूसरा था बाल्टास के मीटर। इसका आकार बहुत ही प्रभावशाली था और इसकी ताकत बहुत अधिक थी। इसका एक विशेष प्रभाव था जो स्थानिक नियंत्रण को भेद सकता था, जिसमें वह वर्तमान में अपेक्षाकृत कमजोर था। रेडियंट स्टार ब्लेड के जुड़ने के बाद 3 कृपाण पर्याप्त थे। उसने पहले ही लाइट मिरर आर्मर पहन लिया था, जो मुनरो किंग एम्बर द्वारा छोड़ा गया शीर्ष ग्रेड डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण था। इसकी कीमत 12,000 स्टार पॉइंट थी और यह डार्क एनर्जी लेवल 2 उपकरण के बराबर था। यह योद्धा के कवच की तुलना में हल्का और अधिक लचीला था, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति कम नहीं थी। इसकी खास क्षमता लाइट मिरर प्रोटेक्शन थी, जिससे वह कॉस्मिक लेवल 9 के हमले का पूरी तरह से प्रतिरोध कर सकता था। साथ ही इसमें ऊर्जा को संग्रहित करने और क्षति की मरम्मत करने की क्षमता भी थी। वह और क्या मांग सकता था। वांग यी ने जो आभूषण पहने थे, वे भी मुनरो किंग एम्बर कलरफुल बीड्स चेन के थे। इसकी कीमत 1.5 मिलियन स्टार पॉइंट थी। इसकी तुलना लाइट मिरर कवच से नहीं की जा सकती थी और इसके मूल्य की तुलना कुछ स्तर 2 डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों से नहीं की जा सकती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें भंडारण और अवशोषण क्षमता का विशेष प्रभाव था। यह उसके लिए गोला बारूद की तरह था, जिसके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी। अंत में उसे उपकरण गोदाम में सामान्य लड़ाकू जूते, डबल इमेज बूट्स की एक जोड़ी मिली। लड़ाकू ऊर्जा के साथ इसे सक्रिय करने के बाद डबल इमेज का इसका विशेष प्रभाव उसकी गति और चपलता को बढ़ा सकता था। उन्होंने बहुत अधिक उपकरण नहीं चुने, विशेषकर क्षमता उपयोगकर्ता उपकरण, जो गोदाम में अधिकांश उपकरण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेडियंट स्टार ब्लेड अकेले ही काफी शक्तिशाली था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति एक भंडारण स्थान खोल सकता था और उसका उपयोग कर सकता था। ये स्थान बहुत छोटा था और इसके अंदर कुछ दस्तावेज थे जिनकी अस्थायी रूप से आवश्यकता नहीं थी।
दूसरी ओर मुनरो राजा अंबर ने उसके लिए काफी कुछ बदला छोड़ा था, 6 कॉस्मिक युआन। दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियां मूलतः उसकी अचल संपत्ति और कॉस्मिक बैंक खाते थे। अचल संपत्ति उसके वंशजों को विरासत में दे दी गई। जहां तक कॉस्मिक बैंक में उनके डिजिटल खाते की बात है, तो रेडियंट स्टार ब्लेड खरीदने के बाद वहां ज्यादा कुछ नहीं बचा था। स्टार पॉइंट डिजिटल मुद्रा थी और इसका व्यापार केवल आमने सामने या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ही किया जा सकता था। हालांकि डिजिटल मुद्रा के अलावा एक विशेष भौतिक मुद्रा भी थी जो निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रचलित थी। इसके ऊपर कॉस्मिक बैंक का लोगो था, जो अत्यधिक संपीड़ित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रकाशित था। यह सुंदर था। वांग ये ने कुछ 3 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल अपने भंडारण स्थान में फेंक दिए और यह जल्द ही भर गया। बिखरे हुए उपकरणों की तुलना में ऊर्जा क्रिस्टल सबसे अधिक व्यावहारिक थे। मेरी वर्तमान समग्र युद्ध क्षमता लू-जी के बराबर है। वांग ये ने अपने उपकरणों की सभी विशेष क्षमताओं में महारत हासिल करने के बाद अपने युद्ध कौशल का मूल्यांकन किया। ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचने और उसके शरीर के ब्रह्मांड में विलीन हो जाने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति और युद्ध ऊर्जा में काफी सुधार हुआ था। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी ताकत के संदर्भ में रेडियंट स्टार ब्लेड पर उनके नियंत्रण ने उन्हें पंखों वाले बाघ की तरह बना दिया। भले ही उसने संघनन मंत्र या किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तरीय क्षमता मंत्र में महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उसकी क्षमता का परिवर्तन और सुधार उसके लिए एक नए स्तर तक बढ़ने के लिए पर्याप्त था। यह पर्याप्त नहीं है। वांग ये बहुत जागरूक था। यदि केवल 2 उपकप्तान और अन्य ब्रह्मांडीय स्तर के सदस्य लू-जी से थोड़े अधिक शक्तिशाली होते, तो उसके जीतने की संभावना 80% थी। हालांकि अभी भी कैप्टन था, जो डार्क एनर्जी लेवल 1 का विशेषज्ञ था। वह कुंजी था। वांग यी ने संघनन मंत्र की साधना शुरू कर दी, जो सभी ब्रह्मांडीय स्तरीय क्षमता मंत्रों का आधार है। योद्धा अपने शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं, जबकि क्षमता उपयोगकर्ता अपने दिल के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी को समझते हैं। शिन रैन की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। संक्षेपण मंत्र का सार एक योद्धा के अंतरिक्ष पर नियंत्रण के समान है। वे दोनों मजबूत ताकत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान करें और समझें। एट नोबलबन एट वांग ये स्पष्ट रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। हालांकि उसके शरीर में ये क्षमता नहीं थी। वह इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। एकीकरण, कोर, नियंत्रण, उन्होंने बार बार इसकी खेती की। ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता मंत्र की नींव के रूप में वांग ये ने इसे बहुत जल्दी समझ लिया। विशेषकर शिन रैन नामक उत्कृष्ट शिक्षक ने उसका मार्गदर्शन किया। हालांकि वह अभी स्टेज 1 में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन वह एक न्यू स्टार लाइफ फॉर्म थी। कंडेंसेशन स्पेल की उसकी समझ स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। 3 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद वांग यी की आंखें चमक उठी। एक पल में आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके शरीर के बाहर फीकी रोशनी की एक परत में एकत्रित और संघनित हो गई। एक अदृश्य शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बनाए रख रही थी, उसे स्थिर कर रही थी। एक गहरी गर्जना के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बार फिर एकत्रित हुई। ऐसा लग रहा था कि वह भागना चाहती है, लेकिन वह एक अदृश्य शक्ति से मजबूती से बंधी हुई थी, धीरे धीरे एक क्षमता तलवार का आकार बना रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे और पत्थर के अनगिनत टुकड़ों को एक हथियार में संघनित कर दिया गया हो, और वे टुकड़े एक दूसरे से चिपककर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हों। लगभग बस एक और बिट। दृढ़ इच्छाशक्ति, नियंत्रण और रखरखाव के साथ चमकने की क्षमता वाली कृपाण ने धीरे धीरे आकार ले लिया। योग्यता के टुकड़े एक संपूर्ण इकाई में संघनित हो गए, और वह अचानक चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी क्षमता पुनर्तः एकत्रित हो गई हो। संघनन मंत्र F। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये मुस्कुराया। उसने शिन रैन की तरफ देखा, जो भी अपने खूबसूरत चेहरे के साथ हल्के से मुस्कुराए। वे दोनों, जो एक दूसरे से धीरे धीरे परिचित हो रहे थे, पहले से ही कुछ मौन सहमति बना चुके थे। अब स्थिति कैसी है? वांग ये ने पूछा। हम लगातार अपनी दिशा बदल रहे हैं और अपनी दूरी बनाए रख रहे हैं। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बैकअप ऊर्जा समाप्त होने से पहले मुनरो गार्ड्स हमें पकड़ नहीं पाएंगे, शिनरान ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। हर बार जब उनकी सुपरनेट उन्हें खोजता था, तो उसे उनका पता लगाना पड़ता था। उसी गति से उनके लिए अपने स्टारशिप को पकड़ना लगभग असंभव था। वांग ये ने पूछा, बैकअप ऊर्जा कितने दिनों तक चल सकती है? अधिकतम 7 ब्रह्मांडीय दिन, शिन रैन ने कहा। बस बहुत हो गया। वर्चुअल इमेज स्पेल कैसा चल रहा है? वांग ये ने पूछा। शिन रैन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। मैं अभी भी शुरुआती बनने से थोड़ा दूर हूं। आखिरकार यह एक ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता वाला मंत्र था।
न्यू स्टार क्षमता उपयोगकर्ता के लिए अब इसमें महारत हासिल करना वाकई मुश्किल था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आरंभ में रिलीज प्रकार की क्षमता वाले मंत्रों को विकसित करना कठिन था। मैं वन हिट स्पेल सीखना चाहता हूं, वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। यह सुदृढ़ीकरण प्रणाली का एक ब्रह्मांडीय स्तरीय क्षमता मंत्र था। 6 प्रमुख क्षमता उपयोगकर्ता प्रणालियां थीं। सुदृढ़ीकरण प्रणाली हमेशा सबसे सरल, सबसे प्रत्यक्ष और सबसे हिंसक थी। ठीक है, शिनरैन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। ठीक है। वन हिट स्पेल ने कंडेंसेशन स्पेल के साथ मिलकर काम किया। एक व्यक्ति ने बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संघनित किया और उसे अपनी लड़ाकू ऊर्जा के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली शक्ति को मुक्त किया। संघनन मंत्र जितना मजबूत होगा और जितनी अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संघनित किया जा सकेगा, उसका वन हिट मंत्र उतना ही मजबूत होगा और परिवर्तन के बाद उतनी ही अधिक शक्ति मुक्त होगी। इसमें अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति थी। संपीड़न मंत्र और विस्फोटक मंत्र के साथ संयुक्त होने पर यह ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकता है जो ब्रह्मांडीय स्तर को पार कर जाती है। यद्यपि सुदृढ़ीकरण प्रणाली बहुत सरल थी, लेकिन केवल मौखिक विवरण पर निर्भर रहते हुए वन हिट स्पेल को शुरू से विकसित करना आसान नहीं था। वांग यी के लिए यह एक चुनौती थी। दबाव में उसे सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। समय उड़ गया और मुनरो गार्ड्स तेजी से पास आ गए। 7 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद अंतरिक्ष यान की बैकअप ऊर्जा समाप्त हो गई। इसकी गति 93,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। दोनों पक्षों के बीच दूरी कम होती गई। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वांग ये जाने के लिए तैयार था। चलो चलें। नांते ने अपने हाथ में ड्रैगन बरियल स्पीयर पकड़ रखा था। उसकी युद्ध की मंशा प्रज्वलित थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों नीले ग्रह और चंद्र आधार पर वापस लौट गए हैं, उस समय में जब वे एक दूसरे के साथ लड़ते थे। बिल्कुल अब की तरह वे निडर थे। वे कभी हार नहीं मानेंगे। अंतरिक्ष में 3 परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्षयान तेज गति से उड़े। होन की सुपरनेट ने स्वचालित रूप से अंतरिक्षयान को संचालित किया, जिससे वे अपनी ओर उड़ रहे विशाल चट्टानों और छोटे धूमकेतुओं से आसानी से बच गए तथा अपने सामने लक्ष्य पर सटीक निशाना साध लिया। दुश्मन का आरक्षित ऊर्जा स्रोत लगभग समाप्त हो चुका है, मिलोड। महिला सहायक ने होन की सुपरनेट के माध्यम से विश्लेषण किया और सटीक निर्णय लिया। बहुत बढ़िया। बाएं और दाएं टीमों को नेट में ड्रॉ करने के लिए तैयार रहने के लिए सूचित करें। कप्तान मुनरो ओटिना बहुत गंभीर थे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इस तरह का छोटा मिशन मुनरो गार्ड्स के लिए बहुत आम था। पलायन यह पूर्णतया असंभव था। इसके बाद वह ज्यूटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान के सीरियल नंबर का उपयोग करके दूसरे पक्ष के स्थान का पता लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि लक्ष्य यान उनसे अधिक तेज था, तो वह उनका शिकार करने के लिए कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप के लिए भी आवेदन कर सकता था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक कॉलोनी ग्रह से 2 विद्रोहियों के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाना अनावश्यक था। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे उनके हाथों से बच नहीं सकते थे। अचानक लक्ष्य चूक गया। लक्ष्य पर लॉक करने में असमर्थ कृत्रिम बुद्धि की आवाज सुनाई दी। मुनरो उटीना ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जल्दी से डेटा वापस ले लिया। हॉर्न की सुपरनेट स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होगा, इसलिए समस्या लक्ष्य के साथ थी। आगे बढ़ते रहो और अंतिम गुम सिग्नल पर ध्यान केंद्रित करो। मुनरो उतना शांत और स्थिर थे। इतनी छोटी सी तरकीब उसके लिए बेकार थी। बहुत जल्दी लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। हॉर्न की सुपरनेट की आवाज सुनाई दी। एट नोवल एट 3 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान धीरे धीरे रुक गए। दरवाजे जल्दी से खुले और 4 आकृतियां दिखाई दी। वे कप्तान मुनरो ओटिना, बाईं ओर के जहाज के कप्तान मुनरो माजिया, दाईं ओर के जहाज के कप्तान मुनरो मिचेट और महिला सहायक थे। एक स्टारशिप के अवशेष हैं। मुनरो माजिया एक कॉस्मिक लेवल 9 महिला योद्धा थी। नारंगी कवच पहने, वह 2 मीटर लंबी और राजसी थी। उसका चेहरा चौकोर था और वह मादा भालू की तरह साधारण दिखती थी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान फट गया। मुनरो मिशेल केवल 1.5 मीटर लंबा था। उसका शरीर बहुत मजबूत और मजबूत था। उसके हाथों पर 2 डार्क एनर्जी के नुकीले पंजे थे और उसकी आंखों में भयंकर आभा थी। महिला सहायक ने कहा, ऐसा लग रहा है कि यह तेज गति से किसी धूमकेतु से टकराया और विस्फोट हो गया। बेवकूफ, मैनुअल नियंत्रण हमेशा गलतियों में समाप्त होता है। मुनरो माजिया ने व्यंग्य किया। तुम बेवकूफ हो। मुनरो मिचेट ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम नहीं बता सकती कि उन्होंने भागने के लिए अपनी मौत का नाटक किया? उन्हें बस पहले ही निकल जाना है और फिर अपने स्पिरिट स्पेल का इस्तेमाल करके स्टारशिप को नियंत्रित करना है ताकि पीछा करने से बचने के लिए धूमकेतु से टकराया जा सके। बेशक मुझे पता है। मैं तो बस ये परख रही थी कि तुम समझदार हो या नहीं।
मुनरो माजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुनरो उत्तिना ने गहरी आवाज में कहा, मैंने होन की सुपरनेट पर दर्ज की गई जानकारी और वीडियो देखे हैं। वे 2 कॉलोनी ग्रह के मनुष्य चालाक हैं। विस्फोट एक धुआंधार है। इसके अलावा वांग ये के पास मनुष्यों के बीच पुनरुत्थान की दुर्लभ प्रतिभा है। वह आसानी से नहीं मरेगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बहुत ज्यादा काम है। मुनरो मिचेट के चेहरे पर उदासी थी। समय बर्बाद मत करो, वे दूर नहीं जा सकते। मुनरो उटीना ने आदेश दिया। सभी लोग खोज करने के लिए 3 टीमों में विभाजित हो जाएं। इस क्षेत्र में कोई जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए बहुत अधिक बाधाएं नहीं है। अगर आपको वे मिले तो तुरंत संकेत भेजें। हाँ, कप्तान, दोनों उप कप्तानों ने उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारांकन एक पीले रंग के क्षुद्रग्रह पर वांग यी और नान्ते अयस्कों के ढेर पर खड़े थे। क्या होगा अगर वे वाकई सोचते हैं कि हम मर चुके हैं? नान्ते ने वांग यी की ओर देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। तुमने हमारा एकमात्र अंतरिक्ष यान उड़ा दिया। हमारी गति के साथ हम कभी भी ऊर्ट क्लाउड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। काश मुनरो गार्ड इतने मूर्ख होते। तब हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वांग ये ने उसकी तरफ देखा। शिनरैन रेड रिवर वर्चुअल नेटवर्क से जुड़ सकता है, इसलिए वहां से निकलने के कई रास्ते हैं। हे, मुझे आश्चर्य है कि हम पहले किस टीम से भिड़ेंगे, नंटे ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात की 2/3 संभावना है कि हम पहले किसी उप टीम से भिड़ेंगे। हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी। हालांकि अगर हम पहले घरेलू टीम से भिड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वांग ये ने कहा। हमें जल्दी या बाद में वैसे भी लड़ना होगा। नान्ते ने कहा, क्या आप निश्चित हैं कि वे खोज के लिए 3 टीमों में विभाजित हो जाएंगे? बहुत संभावना है, वांग ये ने कहा, क्षेत्र बहुत बड़ा है। उन्हें जल्द से जल्द मिशन पूरा करना होगा, इसलिए वे संभवतः टीमों में खोज करेंगे, खासकर जब से उनके पास ताकत का लाभ है। वे कॉलोनी ग्रह के मनुष्यों को नीची नजर से देखते हैं। किसने सोचा होगा कि 20 ब्रह्मांडीय दिनों से भी कम समय में हम पहले से ही अलग हो गए हैं। नंटे के हाथ में ड्रैगन बरियल स्पीयर थोड़ा कांप रहा था। ये सिर्फ वांग यी की बात नहीं थी। नान्ते की मौजूदा ताकत के साथ वह आमने सामने की लड़ाई में भी तयेशान से कमतर नहीं था। वांग ये ने तारों भरे आसमान की ओर देखा। हम खूनी रास्ते को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वूश, मुनरो गार्ड्स की 9वीं टीम का स्टारशिप तेजी से भाग गया। होन की सुपरनेट ने चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हर क्षेत्र की खोज की। हंफ, वह आदमी, मिशेल, हमेशा मेरा अपमान करता है और मुझे कम आंकता है। मुनरो माजिया का चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था। उसका लंबा और मजबूत शरीर उसकी शक्तिशाली ताकत दिखा रहा था। उसकी पीठ पर बड़ी तलवार हिल गई और वह उसे और अधिक समय तक रोक नहीं सकी। उसके बगल में बैठे डिप्टी कैप्टन ने स्क्रीन पर नजर डाली। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। कैप्टन माँ, एक जीव का पता चला है। वह कहाँ है? मुनरो माजिया ने उत्साहित भाव से कहा, उसकी सुनहरी आंखें रोशनी से चमक रही थी, उत्सुकता से भरी हुई। एक छोटे से क्षुद्रग्रह पर जो बहुत दूर नहीं है, डिप्टी कैप्टन ने कहा। 1 2 3 4 5 5 जीवन रूप, 2 शुरुआती ब्रह्मांडीय स्तर पर और 2 न्यू स्टार स्तर पर। ये लक्ष्य है। हाँ, किस्मत के मामले में मैं अभी भी सबसे अच्छा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो, उन्हें भागने मत दो, मुनरो माजिया ने आग्रह किया। ठीक है। उप कप्तान ने तुरंत अन्य 2 कप्तानों को सूचित करने के लिए एक संकेत भेजा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान आगे बढ़ा और क्षण भर में क्षुद्रग्रह पर पहुंच गया। लक्ष्य मिल गया। होन की सुपरनेट के अल की आवाज सुनाई दी। मुनरो माजिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के केबिन का दरवाजा खोला, उसकी आंखें लड़ाकू भावना से भरी हुई थी। भाइयों, मेरे पीछे आओ, मुनरो माजिया ने साहपूर्वक कहा। रुको, कैप्टन माँ, क्या हमें दोनों कैप्टन के आने और साथ मिलकर काम करने का इंतजार करना चाहिए? डिप्टी कैप्टन ने तुरंत पूछा। अपनी तरफ देखो, मुनरो माजिया ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मूल ब्रह्मांडीय स्तर पर केवल 2 हीन मनुष्य हैं। मैं उन्हें एक उंगली से कुचल सकता हूँ। चलो चलें। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान उतरा और उसका दरवाजा खुल गया। मुनरो माजिया ने बढ़त ले ली, उनका अहंकार आसमान छू रहा था। उन्हें लक्ष्य को लॉक करने और खोजने के लिए हॉर्न की सुपरनेट का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वे 2 छोटे बच्चे मौत को दावत दे रहे थे। कोई यहाँ था। वांग ये और नान्ते ने आकाश की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतरिक्ष यान की चिरपरिचित गर्जना। उनके ऊपर अनगिनत काले बिंदु प्रकट हुए और नीचे गिर गए। 10। वांग ये ने जल्दी से भांप लिया और सबसे मजबूत पर निशाना साधा। इस बार स्वर्ग उनके पक्ष में था। यह एक उप टीम थी।
2 बनाम 10। 2 बुनियादी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा, एक ऐसी टीम के विरुद्ध जिसका सबसे कमजोर हिस्सा एक मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय स्तर का था। मुनरो गार्ड्स के सदस्यों के लिए ताकत में असमानता को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, विनाशकारी। मुनरो माजिया, उप कप्तान, आगे बढ़ी। अचानक राजसी लड़ाकू ऊर्जा के साथ 2 कृपाण रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वांग ये के एक हाथ में हैवी ब्लेड सेबर और दूसरे हाथ में बाल्टा स्किमिटर था। उसने लड़ाई शुरू करने के लिए डबल क्यूई पेनिट्रेशन का इस्तेमाल किया। एक क्षण में तेज हवा चली और एक क्षमता मंत्र उस पर आ गिरा, जिससे उसकी क्षमता ढाल टूट गई। वांग यी की स्टेज 5 की लड़ाकू ऊर्जा बाहर निकली और मुनरो माजिया की ओर बढ़ी। एक साफ हमला। इसमें स्थानिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसकी पूर्ण शक्ति पहले से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। तुम्हारे पास कुछ कौशल है। मुनरो माजिया स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ काम करना आसान था। किस तरह की लड़ाई का सामना उसने पहले नहीं किया था। जब उसने उसी चरण 5 की युद्ध ऊर्जा को उन्मुक्त किया तो वह कम ही नहीं थी। उसके कवच की सुरक्षा अद्भुत थी, जिसने वांग यी के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। जैसे ही वह पलटवार करने वाली थी, आसपास की जगह जम गई। मुनरो माजिया के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शून्य में फंस गया हूं। स्थानिक नियंत्रण। यह मिशेल के नियंत्रण से भी अधिक मजबूत था। एक उग्र ड्रैगन प्रकट हुआ, और आते ही उसने राजसी युद्ध ऊर्जा के साथ गड़गड़ाहट की। झनकार। मुनरो माजिया की बड़ी तलवार मिट्टी की पीली रोशनी से जगमगा उठी, लेकिन नांते के ड्रैगन बरियल स्पीयर ने फिर भी उसकी सुरक्षा को भेद दिया और ड्रैगन ने सीधे उस पर हमला करना जारी रखा। कवच पर प्रकाश और छाया की परतें एक के बाद एक बिखर गईं, साथ ही रिलीज प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता की क्षमता ढाल भी बिखर गई। धमाका। नांते के भाले ने इन अहंकारी मनुष्यों को निर्दयतापूर्वक शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर दिया था। युद्ध के मैदान में ताकत ही मायने रखती थी। वूश। वांग ये ने दल में प्रवेश किया। उसके हाथ में मौजूद बाल्टा स्किमिटार दीप्तिमान सितारा ब्लेड में बदल गया, और नक्काशी की पहली परत चमक उठी। उन्होंने पहले उप टीम सदस्य का सीधे सामना किया और बिना किसी रोक टोक के सोल ट्रेम्बल स्पेल का प्रयोग किया, जिससे बाद वाले की आत्मा को झटका लगा। प्रवर्धित आत्मा कांपना मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था। एक क्षण में ठंडी रोशनी दुश्मन की गर्दन पर पड़ी और उसे मार डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। भयानक ऊर्जा से मिश्रित हिंसक हवा ने फिर से हमला किया। वांग यी के जुड़वां ब्लेड चमक उठे क्योंकि उसने अपने आसपास के हमलों को अनदेखा कर दिया था। वह केवल अपने सामने पीछे हटते हुए ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता को देख सकता था। बीकन फायर के 4 क्यूई युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी और 9 क्यूई कृपाण नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह उसकी सबसे मजबूत कृपाण चाल नहीं थी, लेकिन यह सबसे पागलपन भरी चाल थी। मौत तक लड़ो। वांग ये दुश्मन की संरचना में गहराई तक गया और ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता को मार डाला। उसी समय उसका रेडियंट स्टार ब्लेड चमक उठा। हेरफेर मंत्र, नियंत्रण, फट, मूल मंत्र। एक ही हमला सभी दिशाओं में हुआ और हवा गरजने लगी। वांग यी के लिए एक क्षमता उपयोगकर्ता को नियंत्रित करना बहुत आसान था। दूसरी ओर नांते मुनरो माजिया से उलझे हुए थे, ज्वार की तरह हमला कर रहे थे। दोहरे ब्लेड शैली, मूल मंत्र के नियंत्रण और संघनन मंत्र की निपुणता के साथ, वांग ये मृत्यु के देवता में बदल गया था। उनकी स्टेज 5 की लड़ाकू ऊर्जा अजेय थी। स्ट्रेंथनिंग स्पेल और एक्सप्लोसिव स्पेल के दोहरे प्रवर्धन के साथ, वांग ये ने अपनी सबसे तेज गति से लगातार 2 टीम के सदस्यों को मार डाला और अपने मैनिपुलेशन स्पेल से उन्हें जल्दी से नियंत्रित किया। बहुकार्यण। जब उसका जीवन स्तर ब्रह्मांडीय स्तर तक बढ़ गया, तो खतरनाक युद्ध के मैदान में वांग ये की मारक क्षमता फिर से बढ़ गई। बूम बूम बूम। नियंत्रित ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं को अन्य उप टीम के सदस्यों द्वारा जल्दी से मार दिया गया, लेकिन इस बिंदु पर दोनों दलों के बीच संख्या पहले से ही बराबर हो गई थी। लड़ाई अराजक थी, और दृश्य भी ऐसा ही था। वांग ये उस रिलीज प्रकार के ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के पीछे प्रकट हुआ, जो हर जगह ढाल प्रदान कर रहा था, और अराजकता में उसे मार डाला। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को नियंत्रित किया। उलटफेर। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें कुछ चोटें भी लगी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बाएं हाथ की टीम के सदस्यों को परास्त करके अपनी बढ़त बना ली। जब तक मुनरो माजिया ने प्रतिक्रिया की, तब तक वह अकेली और असहाय हो चुकी थी। क्या हो रहा है? मुनरो माजिया, जो अभी अभी शीर्ष पर पहुंची थी, उसे पता नहीं था कि उसकी टीम के सदस्यों ने क्या अनुभव किया है। रिलीज टाइप क्षमता वाला उपयोगकर्ता जो अभी भी खड़ा था, उसने उस पर ऊर्जा गेंदें फेंकी। उसकी टीम के 2 सदस्यों ने तो उस पर तलवारें लहराने की हिम्मत भी की। चारों तरफ दुश्मन। शी। नांते के हमले ने मुनरो माजिया के कठोर कवच को तोड़ दिया। इस समय मुनरो माजिया किसी भी तरह से जवाबी हमला करने में असमर्थ था। हर तरफ से हमले हो रहे थे।
उसके पीछे एक और भी अधिक भयावह आभा ने उसे घेर लिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। 5 क्यूई सम्मेलन चरण 5 में युद्ध ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और वांग यी का जोरदार हमला घबराए हुए मुनरो माजिया पर पड़ा, जिसने पीछे से उसके हृदय को छेद दिया। मुनरो माजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह घटिया इंसानों के हाथों मरेगी। धमाका, युद्ध ऊर्जा बढ़ी। वांग यी की आंखें तेज थीं और उसकी लड़ाकू भावना चरम पर थी। अंतरिक्ष में 2 परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्षयान तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये बेवकूफ औरत, मुनरो मिचेट अपनी सबसे तेज गति से निर्देशांक की ओर बढ़ रहा था। उसे एक बुरा पूर्वाभास था। वह अपने लक्ष्य के जितना करीब आता, उतना ही अधिक असहज महसूस करता। दूसरे पक्ष को ढूंढना बहुत आसान था। यदि वे छिपना चाहते तो 1 दर्जन ब्रह्मांडीय दिनों के भीतर उन्हें ढूंढ पाना असंभव होता। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि निर्देशांक एक क्षुद्रग्रह पर थे। एट नोवलबन एट ये बहुत बेशर्मी थी। यह एक जाल की तरह था। फिर भी दूसरा पक्ष सिर्फ 2 उन्नत न्यू स्टार स्तर के गुर्गे थे। सावधान रहें, माजिया से संपर्क टूट गया है। संचारक से कैप्टन मुनरो उटीना की आवाज आई। मिशेल का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। धिक्कार है इन निकृष्ट मनुष्यों पर। मुख्य अंतरिक्ष यान पर लक्ष्य मिल गया, सर। हम सब टीम स्टारशिप से जुड़ गए हैं, महिला सहायक ने गंभीरता से कहा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमने केवल 2 बुनियादी कॉस्मिक लाइफ फॉर्म का पता लगाया है। बाईं टीम में दुर्घटना हो सकती है। समझ गया। मुनरो वुटीना की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन वह मन ही मन चौंक गया। यद्यपि मुनरो माजिया के नेतृत्व वाली बाईं उप टीम तीनों टीमों में सबसे कमजोर थी और उसका व्यक्तित्व बहुत आवेगपूर्ण था, फिर भी उसकी ताकत संदेह से परे थी। उन 2 कॉलोनी ग्रह मनुष्यों ने ये कैसे किया? जाल। वे तो बस 2 बुनियादी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा थे। वे क्या कर सकते थे? क्या यह संभव नहीं है कि 2 बुनियादी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं ने एक पूरी टीम को मार डाला हो? तारांकन, क्षुद्रग्रह पर, स्वूश, वांग यी की रंगीन मोतियों की चेन चमक उठी। एक एक करके, मोती चमकने लगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ने लगे। वांग ये ने जल्दी से इसे अवशोषित कर लिया और अपनी खपत की गई क्षमता को फिर से हासिल कर लिया। पहली जीत योजना के अनुसार ही हुई। असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। सबसे आदर्श परिणाम ये होगा कि मुनरो गार्ड्स तभी पहुंचे जब उनकी क्षमता और नांते की क्षीण लड़ाकू ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो जाए, और वे दोनों अपनी चोटों से भी उबर जाएं। लेकिन वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। सतर्क दुश्मनों ने उन्हें अलग होने का मौका ही नहीं दिया। एक ही समय में 2 परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्षयान आकाश में दिखाई दिए। इस बार उन्हें न केवल एक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ का सामना करना होगा, बल्कि उन्हें एक और भी कठिन परीक्षा का सामना करना होगा, 2 बनाम 20। ये सिर्फ सीमा से आगे जाने का प्रयास नहीं था, बल्कि असंभव को संभव में बदलना था। वांग यी और नांते ने एक दूसरे को देखा। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन वे एक दूसरे को समझ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर योजना के क्रियान्वयन से बहुत पहले ही उन दोनों और शिन रैन ने सभी संभावित स्थितियों की पुष्टि कर ली थी। यद्यपि वर्तमान स्थिति आदर्श नहीं थी, लेकिन यह 9वीं टीम की घरेलू टीम का सामना करने से कहीं बेहतर थी। सफलता की संभावना 20% 30%। यह वांग यी का वर्तमान आत्मविश्वास था। यह कोशिश करने के लिए पर्याप्त था। पापा, रंगीन मोतियों की माला का तीसरा मनका फीका पड़ गया। इस समय तक वांग यी ने अपनी 90% से अधिक क्षमता पुनः प्राप्त कर ली थी, और उसकी युद्ध क्षमता भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। यद्यपि वह और नैंटे दोनों ही घायल थे तथा उन्होंने भीषण युद्ध का अनुभव किया था, फिर भी उनका लड़ाकू उत्साह अपने चरम पर था। अंतिम युद्ध, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल खून का रास्ता बनाने में करेंगे। हुश हुश हुश। वांग ये ने 3 ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं को नियंत्रित किया और आगे बढ़ा। आसमान में अंधेरा छा गया और एक पल में ही क्षमता की एक लहर बाहर निकल आई। अंतहीन लेप्टो ने ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं की लाशों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में मुनरो उत्तिना का फिगर बहुत लंबा था। उसके हाथ में लाल रंग का क्षमता वाला हथियार पवित्र मशाल की तरह था, क्योंकि वह दृश्य को नियंत्रित कर रहा था। अग्नि को मूल मानकर उनकी शक्ति बिना किसी संदेह के प्रदर्शित होती थी। ये सोचना कि वह एक क्षमता उपयोग करता है। वांग यी और नांते की शुरुआती योजना थी कि बाद में मुनरो गार्ड्स के सबसे मजबूत कप्तान को फंसाने के लिए दोष की अपनी प्रतिभा का उपयोग किया जाए। इसके बाद वह अन्य टीम के सदस्यों की भी उसी तरह सफाई करता, जैसे उन्होंने पिछली उप टीम के साथ किया था। दुर्भाग्यवश क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में नांते के स्तर के कारण वह डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ पर अपनी दोष प्रतिभा का बलपूर्वक उपयोग नहीं कर सकता था। वास्तव में वह नजदीक भी नहीं पहुंच सका। एक परिपक्व क्षमता उपयोगकर्ता दुश्मन को पास नहीं आने देगा।
दूसरी ओर केवल 1.5 मीटर लंबे एक व्यक्ति की आंखों में हत्या की मंशा छिपी थी। सही उप टीम कप्तान मुनरो मिचेट। उसकी गति मुनरो उटीना के बाद दूसरे स्थान पर थी और वह तुरंत उन दोनों की ओर झपटा, जिससे उसकी हत्या की मंशा प्रकट हो गई। उस पर दोष का प्रयोग करें। वांग ये ने जल्दी से स्थिति का आकलन किया। सोचने का समय ही नहीं था। यह अत्यंत प्रभावशाली ब्रह्मांडीय स्तर 9 योद्धा निस्संदेह दूसरी उप टीम का कप्तान था। उसे लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। धमाका। मुनरो मिचेट की चाल बहुत तेज थी और उनकी हत्या के तरीके बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि नांते के अचानक डिफेक्ट सक्रिय होने से वह अचंभित रह गया। उसकी आंखों के सामने रोशनी की एक किरण चमकी। उसका मन कांप उठा और आसपास का इलाका तुरंत बदल गया। विशाल क्षेत्र में केवल भालाधारी आकृति ही बची थी और उसकी बढ़ती हुई लड़ाकू भावना ने धमाके के साथ हमला कर दिया। दानव विनाश भाला तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया। स्वूश स्वूश। अंतरिक्ष विकृत हो गया और दोनों आकृतियां तुरंत गायब हो गईं। उसी समय वांग यी के हमले शुरू हो गए। दीप्तिमान सितारा शतरंज। राजसी क्षमता के उतरने से पहले वांग यी के हाथ में दीप्तिमान सितारा ब्लेड उत्कीर्णन की तीसरी परत के साथ चमक उठा। वह क्षेत्र शतरंज की बिसात में बदल गया। ऊर्जा की किरणें अदृश्य रेखाओं की तरह वांग यी के हाथों से जुड़ गईं। पहले जमीन में दबे ऊर्जा क्रिस्टल फट गए, जिससे वे सफेद तारों में बदल गए, जो अंततः मानव आकृतियों में परिवर्तित हो गए। वह स्थान बहुत घना भीड़ भरा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वे सभी अल्प ऊर्जा वाले सफेद शतरंज के मोहरे थे, फिर भी जो क्षमता वाली गोलियां चलाई गईं, उनकी संख्या बहुत भ्रामक थी। खास तौर पर इस बार सफेद मोहरों के अलावा कई काले मोहरे भी थे। वे सफेद मोहरों से ज्यादा मजबूत और साहसी थे। वे मुनरो गार्ड्स के सदस्य थे जो पहले मारे जा चुके थे। उनमें से प्रत्येक के पास ब्रह्मांडीय स्तर की युद्ध कौशल था। कुछ को तो मृत्यु के बाद नियंत्रित किए जाने के बाद एक बार मार भी दिया गया था। पुनः उपयोग करें। वे लाशें जो पहले हेरफेर मंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकी थीं, वे सभी काले शतरंज के मोहरों में बदल गईं जो वांगी के एकीकृत नियंत्रण में थीं। सफेद शतरंज के मोहरों की तरह काले शतरंज के मोहरों के हमले सरल और बिना दिमाग के थे। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं किया। वे बस ऊर्जा क्रिस्टल द्वारा प्रदान की गई शक्तिशाली काया पर भरोसा करते थे ताकि वे सीधे आगे बढ़ सकें। वे विशालकाय जानवरों के समान थे। अच्छी बात यह थी कि भले ही उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, फिर भी वांग ये उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकता था। उसे कई काम एक साथ करने की जरूरत नहीं थी और वह सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ऐसा कहा जा रहा है कि क्षमता के अत्यधिक उपभोग ने एक क्षण में ही उसकी आधी से अधिक क्षमता समाप्त कर दी थी। बहुत तेज रंगीन मोतियों की श्रृंखला के मोती एक एक करके मंद हो गए और वांग ये ने तुरंत जवाबी हमला किया। वह बहुत देर तक नहीं रुक सकता था। वह विशेष रूप से दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दे सकता था। यदि शत्रु अब पीछे हट गया और शतरंज की बिसात की सीमा से बाहर हो गया, तो यह उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी और वह बहुत बड़ी निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि मुनरो गार्ड्स, जो अत्यधिक शक्तिशाली थे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। वास्तव में मुनरो उटीना ने वांग यी को गंभीरता से नहीं लिया था। छोटी छोटी तरकीबें। मुनरो उतना भावशून्य थे जब उन्होंने संघनन मंत्र का जाप किया। बूम बूम बूम। उसके हाथ में मशाल जैसी क्षमता वाला हथियार आग उगलता है। यह अपने आप ही आसपास की आग को सोख लेता है, जिससे तत्व प्रकार की क्षमता वाला उपयोगकर्ता अपनी शक्ति को विस्फोटक तरीके से मुक्त कर सकता है। आग की लेप्टो ने क्षमता की गोलियों को निगल लिया और सफेद शतरंज के मोहरे जलकर राख हो गए। यह अतुलनीय रूप से क्रूर था, एक घमंडी राजा की तरह जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। हिंसक और अत्याचारी लेप्टो के दमन के तहत कैप्टन उटीना की कमान के तहत सदस्य तेजी से आगे बढ़े जैसे कि उन्हें स्थिर करने वाला शॉट दिया गया हो। उनका मनोबल ऊंचा था। वांग यी की रेडियंट स्टार शतरंज सेना प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी और भूस्खलन की तरह पराजित हुई। हालांकि पराजित शतरंज के मोहरों के बीच एक वास्तविक तेज चाकू छिपा हुआ था। ची वांग ये के दो ब्लेड बहुत तेज थे क्योंकि उसने पूरी तरह से बचाव करना छोड़ दिया और सीधे युद्ध किया। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ बचाव करना एक मृत अंत था, खासकर जब से कई उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धाओं के पास उससे बेहतर स्थानिक नियंत्रण था। अगर वह जीतना चाहता था तो उसे केवल मौत तक लड़ना था। हर अतिरिक्त दुश्मन को मारकर उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। बूम। वांग यी का रेडियंट स्टार ब्लेड चमक उठा, जिसने एक उन्नत ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा को सीधे मार गिराया, जबकि उस पर अनगिनत हमले हुए। वह बुरी तरह से घिरा हुआ था और भयानक लपटें उसकी ढाल को तोड़ती जा रही थी। पा पा पा। उसकी क्षमता की ढालें बार बार टूट रही थीं और लपटें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर रही थीं।
बीकन फायर के 4 क्यूई। वांग यी की लड़ाकू ऊर्जा फूट पड़ी। उसने उन तलवारों पर ध्यान नहीं दिया जो उसके शरीर पर वार कर रही थी, और हर जगह खून फैल गया था। उसने एक अन्य उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धा को नजदीकी मुकाबले में मार डाला, लेकिन उसी समय वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। एक तलवार उसके दिल में घुस गई और युद्ध ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वांग ये ने एक अजीब मुस्कान प्रकट की और अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमले में मार डाला। अनगिनत हथियारों और क्षमताओं ने उसे घेर लिया और आग भड़क उठी। टकराना। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये भड़क गया। उसकी क्षमता और युद्ध ऊर्जा नजदीकी सीमा पर विस्फोटित हो गई, अंधाधुंध हमला किया। आसपास के ब्रह्मांडीय स्तर के सभी योद्धा घायल हो गए, उनके चेहरे सदमे से भर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा पागल और घटिया इंसान नहीं देखा था। कितनी अफसोस की बात है। मुनरो उत्तिना ने विस्फोट के केंद्र की ओर देखा, और उसके हाथ में क्षमता उपयोगकर्ता हथियार की लपटें एक बार फिर संघनित हो गईं, और वांग यी के स्टार कोर पर लॉक हो गईं। प्रतिभा पुनरुत्थान। वह वांग यी को कोई मौका नहीं देगा। स्वूश। वांग यी ने तुरंत ही पुनर्जीवन का प्रयोग किया। उसने रेडियंट स्टार ब्लेड और हैवी ब्लेड सेबर को पकड़ लिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। इससे पहले कि दो उन्नत ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा प्रतिक्रिया कर पाते, वांग ये ने पहले ही उन दोनों को एक एक वार से मार डाला था। उसका भंडारण स्थान प्रकाशित हो गया, और लाइट मिरर कवच शीघ्रता से सुसज्जित हो गया। विशेष योग्यता, प्रकाश दर्पण संरक्षण। प्रकाश का एक दर्पण प्रकट हुआ, जो मुनरो उत्तिना के आग के गोले के प्रभाव को झेल गया। रेडियंट स्टार ब्लेड की रहस्यमय नक्काशी की 3 परतें एक ही समय में चमक उठी। वांग ये ने 2 ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं की लाशों को मांस की ढाल के रूप में नियंत्रित किया। भयानक लपटें उन्हें भेदती रहीं और अंत में प्रकाश दर्पण पर उतरी। धमाका। वह प्रकाश दर्पण जो ब्रह्मांडीय स्तर 9 के हमले को झेल सकता था, टूट गया। यहां तक कि लाइट मिरर कवच में भी एक बड़ा छेद दिखाई दिया और लपटों ने वांग ये के शरीर को जला दिया, लेकिन वहां बहुत अधिक ज्वलनशील ऊर्जा नहीं बची थी। डार्क एनर्जी स्तर का हमला भयंकर एवं हिंसक था। स्वूश स्वूश स्वूश। काला शतरंज का टुकड़ा फिर से प्रकट हुआ, और वांग यी बाकी ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं की ओर बढ़ा। उसकी अदम्य हत्या की मंशा ने इन उच्च और शक्तिशाली मुनरो गार्ड्स के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ऐसे लोग तो देखे थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे, लेकिन इस हद तक निडर व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वांग यी के पागलपन ने युद्ध के मैदान में आग लगा दी। मुनरो गार्ड्स के आधे से अधिक सदस्य घायल हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों की गति उल्टने लगी थी। वांग यी द्वारा मारे गए टीम के सभी सदस्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उन्हें मारने के बाद काले शतरंज के मोहरों में बदल दिया गया था। समय समय पर दिखाई देने वाले कमजोर सफेद शतरंज के मोहरों ने उन्हें लगातार परेशान किया। वांग यी अत्यंत दृढ़ निश्चयी थे। अचानक अंतरिक्ष में हलचल मच गई। वांग यी के 2 ब्लेड चमक उठे और उसका उन्मत्त हमला अचानक पीछे हट गया। उसने आसपास के हमलों को अनदेखा किया और वापस लौट गया। अच्छा नहीं, मुनरो उटीना ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतरिक्ष विकृत हो गया और मुनरो मिचेट की एक दुष्ट सी दिखने वाली छवि प्रकट हुई। वह बुरी तरह घायल था। खून से लथपथ नैंटे भी बुरी तरह घायल हो गया था। यह स्पष्ट था कि उसने भीषण युद्ध का सामना किया था। धमाका। मुनरो मिचेट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके मन पर आत्मा कांपने वाला मंत्र सक्रिय हो चुका था। पंजे के हमले ने, जो कि युद्ध ऊर्जा से भरपूर था, नैंटे की सुरक्षा को निर्दयतापूर्वक तहस नहस कर दिया। लेकिन इस समय उसके पीछे संहार का देवता पहले से ही अपनी स्थिति में था। दोनों कृपाणें ठंडी रोशनी में बदल गईं और हवा में एक विशाल एक्स के आकार में फट गईं। स्टेज 5 की लड़ाकू ऊर्जा ने सब कुछ कुचल दिया और सीधे मुनरो मिचेट पर गिर पड़ी। उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई। प्रतिभाएं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हेरफेर मंत्र। वांग ये ने मुनरो मिचेट को उसी क्षण नियंत्रित कर लिया जब उसने उस आदमी को मार डाला। इसी समय उन्होंने मुनरो माजिया और एक अन्य रिलीज प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता की लाशों को नियंत्रित किया, जिन्हें अलग रखा गया था। मल्टीटास्किंग चरम ऑपरेशन। वांग ये इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध क्षमता को यथासंभव कमजोर करते हुए, उसने सबसे मजबूत लाशों को छिपा दिया जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। शुरुआत में मुनरो माजिया को नियंत्रित करना बेकार था क्योंकि लाश को बहुत जल्द ही फिर से घेर लिया जाता और मार दिया जाता। लेकिन अब चीजें अलग थीं। अब केवल 9 शत्रु बचे थे। एक ही समय में 2 उपकप्तानों को नियंत्रित करने से उनकी टीम की युद्ध क्षमता बढ़ गई। प्रकाश की 2 धारियां किसी भी क्षति की परवाह किए बिना सीधे पीछे बैठे ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ताओं पर जा गिरी। यह मुनरो मिचेट के लिए विशेष रूप से सच था।
उनकी लड़ाकू ऊर्जा ने उनके युद्ध के जूतों के विशेष प्रभाव को सक्रिय किया। उनका फिगर बेहद भूतिया था और उनकी गति बेजोड़ थी। युद्ध कौशल के कारण जो कप्तान के बाद दूसरे नंबर पर था, उन्हें क्षमता उपयोगकर्ताओं का दुश्मन कहा जा सकता था। जहां तक मुनरो माजिया का प्रश्न है, उसका मजबूत शरीर एक मांस ढाल की तरह था जब वह कप्तान पर हमला कर रही थी। रंगीन मोतियों की श्रृंखला का आखिरी मनका धुंधला हो गया और उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। हालांकि अन्य मनके भी धीरे धीरे अपने रंग पुनः प्राप्त कर रहे थे तथा अपने चारों ओर बिखरी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। क्षतिग्रस्त लाइट मिरर कवच भी स्वयं की मरम्मत कर रहा था। एक तीर अपनी उड़ान के अंत में मुनरो उत्तिना ने वांग यी को देखा और उसकी वर्तमान स्थिति को जान गया। यद्यपि वह दूसरे पक्ष की लड़ाकू भावना, उसके सदैव बदलते रहने वाले हेरफेर मंत्र और युद्ध पर उसके नियंत्रण की प्रशंसा करता था, फिर भी दुर्भाग्यवश दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। दूसरे पक्ष का जीतना बिल्कुल असंभव था। कचरा। मुनरो एल जे टीना की आंखें तेज थी जब उसने मुनरो माजिया को देखा जिसे नियंत्रित किया जा रहा था। यह पहली बार था जब उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। ये गहरे भूरे रंग की लौ थी जो मोमबत्ती की तरह दिख रही थी, लेकिन इसमें भयानक ऊर्जा की अनंत मात्रा थी। यह उन लपटों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जो उसने पहले छोड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि यह उन लपटों का सार है जो अंतहीन स्तर तक संकुचित हो गई थी। वूश। गहरे भूरे रंग की लौ मुनरो माजिया की लाश पर उतरी। अपने ब्रह्मांडीय स्तर 9 के शरीर और डार्क एनर्जी उपकरण के साथ भी लाश अभी भी इस भयानक शक्ति को रोक नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें अपने आप में जीवित हो और लाश तुरंत जल गई। हालांकि जब मुनरो उत्तिना हमला कर रहा था, तब तक 2 क्षमता उपयोगकर्ता पहले ही मारे जा चुके थे। वांग यी और मुनरो मिचिट ने एक एक पक्ष लिया और दुश्मनों को तुरंत मार गिराया। वांग ये ने तुरंत हेरफेर मंत्र को फिर से सक्रिय कर दिया। धमाका धमाका। 2 और ब्रह्मांडीय स्तरीय क्षमता उपयोगकर्ताओं के समर्थन के साथ ये बाघ को पंख जोड़ने जैसा था। जिस समय मुनरो माजिया को जलाया गया, मुनरो गार्ड्स की संख्या घटकर 6 रह गई। स्थिति पूरी तरह उलट गई। वूश। मुनरो मिचेट बहुत तेज था, उसने दूसरे क्षमता उपयोगकर्ता पर तीखे पंजों से हमला किया। दुर्भाग्य से गहरे भूरे रंग की लौ और भी तेज थी। यह आग के एक गोले में बदल गई और मुनरो मिचेट को फंसा लिया। तभी आग के 2 और छल्ले प्रकट हुए और उसे कसकर जकड़ लिया। गहरे भूरे रंग की लपटें उससे राक्षसों की तरह निगल गईं। यद्यपि मुनरो मिचेट का युद्ध कवच प्रबल शक्ति के साथ फट पड़ा था और उसकी युद्ध ऊर्जा अत्यंत प्रतिरोधक थी, फिर भी गहरे भूरे रंग की लपटों ने उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुनरो एल जे टीना ने डार्क एनर्जी स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया। ची वांग ये ने लगातार 2 और लोगों को मार डाला और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। मुनरो एल जे टीना के अलावा मुनरो गार्ड्स के केवल 3 सदस्य ही बचे थे। धमाका धमाका। वांग ये ने 3 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित किया और लगातार हमला किया। शतरंज की बिसात पर मोहरे स्थिर हो गए और उसने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। हेरफेर मंत्र। मुनरो उत्तिना ने हमेशा ऐसे क्षमता मंत्र को नीची दृष्टि से देखा था जो किसी की युद्ध क्षमता को बढ़ा नहीं सकता था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन वह इस घटिया कदम के कारण इस हद तक मजबूर हो जाएगा। हालांकि उसके लिए हारना असंभव था। उस पक्षी को मारो जो आगे बढ़ता है। मुनरो उत्तिना ने वांग यी पर फिर हमला किया। कत्लेआम असामान्य रूप से तीव्र था। मुनरो उत्तिना के अलावा बाकी सभी पहले ही खत्म हो चुके थे। वांग यी और नांते अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा कर रहे थे। मुनरो ग्रह के श्रेष्ठ मनुष्यों की तुलना में, जिन 2 लोगों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया था और कॉलोनी ग्रह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया था, निस्संदेह उनकी इच्छाशक्ति अधिक मजबूत थी, भले ही वे बुरी तरह घायल हो गए थे। धमाका। नांते मुस्कुराया और अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए टीम के एक सदस्य को मारने के लिए ले गया। इस समय वांग ये की युद्ध ऊर्जा और क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मुनरो उटीना द्वारा छोड़ी गई भयावह भूरी लपटों का सामना करते हुए विरोध करना कठिन था। पा अनगिनत ढालें टूट गईं। चाहे कितने भी ब्रह्मांडीय क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं ने अपने प्रकटीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया हो, वे भयानक गहरे भूरे रंग के अग्नि छल्लों को रोक नहीं पाए। तीव्र जलन, टकराना। वांग ये फिर भड़क गया। रेडियंट स्टार शतरंज की बिसात पर काले और सफेद शतरंज के मोहरे दिखाई दिए, जो शेष 2 योद्धाओं और मुनरो उत्तिना को घेरे हुए थे। फुट। आग भड़क उठी। मुनरो उटीना की क्षमता उपयोगकर्ता हथियार स्वचालित रूप से आग की लपटों को संघनित करता है। बुरा नहीं है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, वांग ये। यह अफसोस की बात है कि तुम मुनरो ग्रह पर पैदा नहीं हुए।
मुनरो उटीना की आवाज ठंडी थी। एक क्षण में उग्र लाल लपटें और गहरे भूरे रंग की लपटें एक दूसरे को काटती हुई प्रकट हुई। जिस समय काले शतरंज के मोहरे जलकर राख हो गए, उसी समय मुनरो जटीना की आंखों में हत्या की गहरी मंशा प्रकट हुई, जब वह विस्फोट के केंद्र में स्थित तारा केंद्र की ओर सीधे बढ़ा। प्रतिभा पुनरुत्थान। वांग यी की प्रतिभा की आखिरी ऊर्जा फूट पड़ी। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने और जीवन स्तर की उन्नति के बाद वह अपनी प्रतिभा का उपयोग बमुश्किल 2 बार कर सका। एक नया शरीर निर्मित हुआ, कोशिकाएं पुनः स्थापित हुई तथा शरीर की ऊर्जा का जो भाग समाप्त हो गया था, वह पुनः स्थापित हुआ। वह अभी भी इसे रोक नहीं सका। मुनरो एल जे टीना की प्रतिभा बहुत भयानक थी। विशेषकर 2 प्रकार की ज्वालाओं के साथ दोहरी शक्ति ब्रह्मांडीय स्तर से कहीं अधिक थी। बूम बूम बूम। बोर्ड पर सफेद शतरंज के मोहरों ने अग्नि ऊर्जा को भस्म कर दिया, जबकि नियंत्रित ब्रह्मांडीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता उसकी रक्षा के लिए भौतिकीकरण मंत्र का प्रयोग करते रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब वांग यी की लड़ाकू ऊर्जा और क्षमता आपस में जुड़ी हुई थी और उसकी इच्छाशक्ति दृढ़ थी। इस समय एक भाले की छाया अचानक प्रकट हुई। एट नोबल एट आसपास का स्थान सीलबंद लग रहा था और मुनरो एल जे टीना के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके सामने भाले की युद्ध ऊर्जा मजबूत नहीं थी। उसने पहले स्टेज 6 युद्ध ऊर्जा योद्धा के साथ मुकाबला किया था। इसकी तुलना में डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों द्वारा बढ़ाए जाने के बाद मुश्किल से स्टेज 4 तक पहुंची युद्ध ऊर्जा कुछ भी नहीं थी। हालांकि दूसरे पक्ष का स्थानिक नियंत्रण बहुत मजबूत था। वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर 1 पर था, फिर भी उसका स्थानिक नियंत्रण सामान्य डार्क एनर्जी स्तर के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक भयानक था। 2 प्रतिभाशाली। मुनरो उत्तेना की आंखें चमक उठी। उसे कुछ अफसोस हुआ क्योंकि वे दोनों आज मरने वाले थे। मुनरो उटीना की गहरे भूरे रंग की लपटें प्रकट हुई और नांते की ओर गिरी, जिससे वह जल गया। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली। आग की लपटें न केवल नांते के हमले को रोकने में विफल रहीं, बल्कि इसने नांते को और भी अधिक अदम्य बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा पक्ष पागल हो गया हो। कितनी भयानक इच्छाशक्ति और एकाग्रता। मुनरो उत्तेना ने दबाव की लहर महसूस की। उसके सामने भाले की छाया और भी अधिक भयावह हो गई और उसका स्थानिक नियंत्रण भी विकृत होने लगा। उसका भाव बदल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार मुनरो एल जे टीना ने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। लेकिन इस समय नांते, जो गहरे भूरे रंग की लपटों में घिरा हुआ था, ने अपने ड्रैगन बरियल स्पीयर को छेद दिया। ये गहरे भूरे रंग की लपटों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और भाले की नोक सीधे मुनरो उटीना पर जा लगी। यह अजेय था। स्वॉश। जैसे ही मुनरो उटीना ने दहाड़ लगाई, उसका शरीर अचानक जलती हुई ज्वाला में बदल गया। पुची। ड्रैगन बरियल स्पीयर ने बहुत गहराई तक छेद किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने किसी ठोस वस्तु को नहीं छेदा हो। मुनरो उटीना का जलता हुआ शरीर ड्रैगन बरियल स्पीयर के चारों ओर लिपटा हुआ था। गहरे भूरे रंग की लपटें बेतहाशा जल रही थीं, जो भाले को अपने आगोश में ले रही थीं। धमाका। भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नंटे, जिसने अपना आखिरी भाला फेंक दिया था, टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। अंतरिक्ष की विकृति तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आए। ये बहुत खतरनाक है। ये सोचना कि उसने अंतरिक्ष विरूपण में महारत हासिल कर ली है। मुनरो एल जे टीना को विश्वास नहीं हुआ। यदि ये तथ्य न होता कि दूसरे पक्ष की युद्ध ऊर्जा बहुत कमजोर थी और उसने अभी अभी कौशल सीखा था। अच्छा नहीं है। मुनरो एल जे टीना की परिधीय दृष्टि वांग यी की स्थिति पर पड़ी, लेकिन बाद वाला बहुत पहले ही चला गया था। उसके पीछे एक भूतिया आकृति प्रकट हुई और उस आकृति के हाथों में 2 तीखे ब्लेड चमक उठे। उन्मत्ततापूर्वक एकत्रित की गई क्षमता अंतहीन लड़ाकू ऊर्जा में बदल गई, जो वांग यी की लड़ाकू ऊर्जा के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गई। शक्ति का भंडार। कॉस्मिक स्तर की क्षमता मंत्र, वन हिट मंत्र। ऐसी हताशाजनक लड़ाई से अधिक कोई भी चीज किसी की क्षमता को उत्तेजित नहीं कर सकती। वांग यी के शरीर को सीमा तक धकेल दिया गया था। उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, जिससे उसका सबसे मजबूत हमला हुआ। धमाका। सबसे शक्तिशाली हमला हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग यी ने पूरी ताकत लगा दी। अपने शरीर पर गहरे भूरे रंग की लपटों को अनदेखा करते हुए, उसने इस राजसी हमले पर ध्यान केंद्रित किया। रेडिएंट स्टार ब्लेड ने सभी अवरोधों को तोड़ दिया और बढ़ती लड़ाकू ऊर्जा ने मुनरो उत्तेना के ज्वलंत शरीर को अपने में समाहित कर लिया। उसकी क्षमता विस्फोटित हो गई। बूम बूम बूम। यह एक पागलपन भरी लड़ाई थी, चरम पर लड़ाई। कोई रास्ता नहीं था। हैवी ब्लेड सेबर जलकर राख हो गया, लेकिन बल्टा स्किमिटार और क्षमता सेबर गिर गए। धमाक धमाक धमाक। एक के बाद एक क्षमताएं फूट पड़ी। वांग यी की लड़ाकू भावना अपने चरम पर थी जब उसने एक अतुलनीय कृपाण चाल का प्रदर्शन किया।
अदम्य इच्छाशक्ति और ताकत के साथ उसने मुनरो अल्ज़ेटिना के जलते हुए शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस समय वांग यी एक जलते हुए आदमी की तरह था। गहरे भूरे रंग की लपटें बेतहाशा जल रही थीं और उसके शरीर पर त्वचा का एक भी टुकड़ा बरकरार नहीं था। लेकिन वह जीत गया। मुनरो एल जे टीना का जलता हुआ शरीर धीरे धीरे बुझ गया। वांग यी के शरीर पर गहरे भूरे रंग की लपटें भी गायब हो गईं। उसने देखा कि नैंटे मौत के कगार पर था और जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं। अब कोई दुश्मन नहीं बचा था। इस कठिन लड़ाई में अंतिम हंसी उनकी ही रही। वे बच गए। वांग ये जमीन पर लेट गया और मुस्कुराते हुए अंतहीन तारों वाले आकाश को देखने लगा। वे जीत गए। इस लड़ाई में जीत सबसे महत्वपूर्ण थी। इस सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई को जीतने के बाद वह पहले से ही स्वतंत्रता और आशा की सुबह देख सकता था। तारांकन मुनरो परिवार का मुख्य तारा मुनरो ग्रह ताइशी स्टारफील्ड के रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में स्थित था। इसका व्यास 1 लाख किलोमीटर से अधिक था तथा इसकी जनसंख्या अरबों में थी। यह एक अत्यधिक विकसित 6 तारा जीवन ग्रह था। मुनरो गार्ड बेस सुपरनेट कंट्रोल रूम। कुछ कर्मचारी बातें करते हुए ऊब महसूस करते हुए सो गए। अचानक एक तेज बीप की आवाज सुनाई दी। केंद्रीय नियंत्रण विभाग से समाचार। मुख्य सीट पर बैठे सुपरवाइजर की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने केंद्रीय नियंत्रण विभाग द्वारा भेजा गया वीडियो देखा। काफी देर तक उसे यकीन नहीं हुआ। उसने क्या देखा, यह चौंकाने वाला था। एक कॉलोनी ग्रह से आए 2 निम्न स्तर के मनुष्यों ने मुनरो गार्ड्स की 9वीं टीम को खत्म कर दिया था। 9वीं टीम की सभी 3 टीमें उन्नत ब्रह्मांडीय योद्धाओं से बनी थीं। कैप्टन तो डार्क एनर्जी लेवल का योद्धा था मुनरो ओटीना। फिर भी उसे 2 कम दर्जे के ब्रह्मांडीय स्तर के बदमाशों ने मार डाला। पागलपन, यह पागलपन था। यदि उसने स्वयं वीडियो नहीं देखा होता तो उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दोनों पक्षों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। सुपरवाइजर, हालात ठीक नहीं है। कुछ कर्मचारी पीले चेहरे के साथ दौड़े। सुपरवाइजर के हाव भाव देखकर उन्हें पता चल गया कि उसे पहले से ही सब पता था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुरंत हेड कैप्टन को सूचित करो। सुपरवाइजर चिल्लाया। हाँ, सुपरवाइजर, स्टाफ के सदस्यों ने जल्दी से जवाब दिया। सुपरवाइजर ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और वीडियो को घूरने लगा। शक्तिशाली मुनरो गार्ड्स, लॉर्ड मुनरो राजा जिनक्यू के निजी रक्षक, वास्तव में बुरी तरह और अप्रत्याशित रूप से विफल हो गए थे। वे एक कॉलोनी ग्रह के मनुष्यों द्वारा पराजित हो गए थे। जीनियस, 2 सुपर जीनियस। हेड कैप्टन मुनरो हंटोग ने कंट्रोल रूम से वीडियो को बार बार देखा। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने प्रतिभा के प्रति अपने प्यार को नहीं छिपाया। कॉलोनी ग्रह के मनुष्यों के खिलाफ उनके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं था। जब किसी की शक्ति ब्रह्मांडीय स्तर तक बढ़ जाती है तो वह शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाता है। यद्यपि कॉलोनी ग्रहों पर मनुष्यों के पास निम्न स्तर की प्रतिभाएं, रक्तवंश और उच्च सीमाएं थीं, तथापि भाग्य ऐसी चीज नहीं थी जिस पर तर्क किया जा सके। लॉर्ड जिनक्यू उन्हें भर्ती करने के लिए सहमत नहीं होंगे। महिला सहायक ने अपने वरिष्ठ के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से समझा। हाँ, कितनी अफसोस की बात है। मुनरो हंटोग ने आह भरी। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। उनमें से एक जनरल है और दूसरा मार्शल है। ब्रह्मांडीय स्तर 1 पर नानते चरण 4 स्थानिक नियंत्रण तक पहुंच गया है और अभी चरण 5 को समझना शुरू कर रहा है। उसने अपनी प्रतिभा का उपयोग अंतरिक्ष विकृति को कुछ हद तक समझने के लिए भी किया है और उसका क्षेत्र सामान्य डार्क एनर्जी स्तर के योद्धाओं से अधिक है। वांग ये और भी प्रभावशाली है। वह योद्धा पथ और क्षमता उपयोगकर्ता पथ दोनों को विकसित करता है। उसकी समग्र युद्ध शक्ति नानते से कम नहीं है और वह बड़े पैमाने पर लड़ाई में और भी बेहतर है। हालांकि उसके बारे में सबसे उल्लेखनीय बात उसकी योजना बनाने और षड्यंत्र करने की क्षमता है। उसने कई मजबूत दुश्मनों को हराया है। अगर वह सैन्य शिविर में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रूप से चमक जाएगा। मुनरो हानतोग की लालसा बढ़ती जा रही थी। वह चाहता था कि काश वह उन दोनों को अपने अधीनस्थ बना लेता। 9वीं टीम का सफाया हो गया था। वे केवल खुद को कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। लॉर्ड जिनक्यू को अपने चेहरे से सबसे ज्यादा लगाव है, महिला सहायक ने कहा। कॉलोनी ग्रहों से मनुष्य कभी भी मुनरो गार्ड्स में शामिल नहीं हो पाएंगे। कॉलोनी इंस्पेक्टर और उसके द्वारा भेजे गए मुनरो गार्ड्स को मार डालने के बाद तो और भी कम। जब उसे पता चलेगा तो वह क्रोधित हो जाएगी। हाँ, ये 2 प्रतिभाओं के लिए दुख की बात है। मुनरो हांटोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अगर उन दोनों को अच्छी तरह से पाला जा सके तो उन्हें भविष्य में मानव जाति के शीर्ष 18 गुटों में प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। ऊर्ट क्लाउड में एक क्षुद्रग्रह पर
पिंग अपनी प्रतिभा ऊर्जा के आधे से अधिक को संचित करने और पुनर्प्राप्त करने के बाद वांग ये ने आत्मविनाश किया और पुनर्जीवित हो गया। उसकी कोशिकाएं फिर से बढ़ने लगी और उसका शरीर फिर से संगठित हो गया। पहले की चोटें एक पल में गायब हो गईं। लड़ाई के बाद थोड़ी थकान महसूस करने के अलावा उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। दुर्भाग्य से नंटे की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वह बुरी तरह घायल था और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सौभाग्य से उसकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी। साथ ही ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी जीवन शक्ति बहुत बढ़ गई थी, अन्यथा वो मर जाता। एट नोबल एट उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। वांग ये ने नानते की चोटों की जांच की। सबसे पहले मुनरो मिचेट के साथ उनकी आमने सामने की लड़ाई हुई और वे बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद मुनरो उटीना की प्रतिभा द्वारा उन पर हमला किया गया, जिससे उन्हें और भी अधिक चोटें आईं। यदि उसने उसे जीवनदायी फल नहीं खिलाया होता, जिसे मुनरो राजा अंबर ने बहुमूल्य माना था, तो संभवतः अब तक वह अपनी गंभीर चोटों के कारण मर चुका होता। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान में कोई उपचार उपकरण है। वांग ये ने छलांग लगाई। उन्होंने 3 परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्षयान, बड़ी मात्रा में बैकअप ऊर्जा और एक महिला सहायक को अपने कब्जे में ले लिया था। वह शिनरान जितनी सुंदर नहीं थी और उतनी सुडौल भी नहीं थी। क्या यह एक बेहतरीन सहायक थी? खराब समीक्षा। मुझे मत मारो, तुम जो चाहो कर सकते हो। महिला सहायक ने वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। उसने अपने दांत पीस लिए और छाती फुला ली, ऐसा लग रहा था जैसे उसे मौत का कोई डर नहीं है। वांग यी अवाक रह गया। क्या कोई शिक्षक था जो महिला सहायकों को पढ़ाता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि उनकी मुद्राएं भी बिल्कुल एक जैसी थीं। क्या चोटों के इलाज के लिए कोई उपकरण है? वांग ये ने उसके स्तन पकड़ लिए और महिला सहायक की आंखें चौड़ी हो गईं। सब मुख्य टीम के स्टारशिप पर एक है। महिला सहायक विनम्र थी। मुझे यहां लाएं। वांग ये ने अपनी क्षमता से नानते को आगे बढ़ाया और महिला सहायक के साथ प्रवेश किया। दोनों मुख्य इंजीनियर पहले से ही 2 उप टीम परमाणु ऊर्जा चालित अंतरिक्ष यानों पर होन की सुपरनेट को नष्ट करने में व्यस्त थे। लाइफ हीलिंग पॉड, इसे होन की सुपर नेटवर्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, महिला सहायक ने परिचय दिया। घायल व्यक्ति की जानकारी मुख्य नियंत्रण कक्ष में भेजे जाने के बाद यह स्वचालित रूप से चोट का निदान करेगा और सर्वोत्तम उपचार योजना देगा। उसे उम्मीद थी कि नियंत्रण कक्ष इस असामान्यता को देख लेगा और इस राक्षस को मार डालने के लिए उसे पकड़ लेगा। वांग ये ने महिला सहायक के मन की बात पढ़ ली। होन की सुपरनेट के नियंत्रण के बिना क्या होगा? वांग ये ने फिर पूछा। जीवन ऊर्जा द्रव का प्रभाव केवल जीवन को बनाए रखने का है। इसका कोई उपचारात्मक प्रभाव नहीं है, महिला सहायक ने उत्तर दिया। अरे, ये राक्षस कितना चालाक था। वांग ये ने सिर हिलाया। फिर उसने नैंटे को अंदर डालने से पहले लाइफ हीलिंग पॉड और होन की सुपरनेट के बीच का कनेक्शन काट दिया। जीवन ऊर्जा की एक अंतहीन धारा नानते के शरीर में प्रवाहित हुई, जिसने अंततः उसकी जीवन शक्ति को बनाए रखा। उस पर नजर रखना। अगर कुछ भी असामान्य होता है तो मुझे सूचित करना। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वांग ये ने महिला सहायक से कहा। जी सर। महिला सहायक डर के मारे चुप हो गई। युद्ध की लूट को इकट्ठा करने का समय आ गया है। शिन रैन उनके साथ गया और उन्हें एक एक करके समझाया। स्तर 3 क्वीफे कवच 50 मिलियन स्टार अंक। स्तर 2 पंक्टू तलवार 8.5 मिलियन स्टार अंक। स्तर 3 उपजाऊ थंडर जेड 1.2 कॉस्मिक डॉलर। स्तर 2 और स्तर 3 डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की एक बड़ी संख्या। वांग यी को अब उन लाखों स्टार पॉइंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो लेवल 2 डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के टुकड़ों के मूल्य के थे। आखिरकार तीसरे स्तर के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के बिना क्षतिग्रस्त हुए टुकड़े कम से कम 10 मिलियन स्टार डॉलर के मूल्य के थे, और कुछ तो सैकड़ों मिलियन स्टार डॉलर के भी थे। उन्होंने भंडारण स्थान को भर दिया। इस बार उसने बहुत अच्छी फसल काटी थी। रक्तरेखा का पता चला। शक्तिशाली राजा। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 1000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग यी उपकरण उठा रहा था जब अचानक उसके सामने एक छोटी सी खिड़की खुल गई। यह पत्र उसके द्वारा मारे गए अंतिम कुछ ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं में से एक का था। बाकी लाशें गायब हो चुकी थीं। रेडियंट स्टार शतरंज ने उन सभी को काले शतरंज के मोहरों में बदल दिया था, ताकि खिड़की को खोला न जा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, वांग ये ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वह नहीं जानता था कि यह किस स्तर की रक्त रेखा थी, लेकिन यह बहुत मूर्खतापूर्ण बात लग रही थी। तीसरे स्तर के अंधेरे ऊर्जा हथियारों को इकट्ठा करने के बाद वांग ये एक और पूरी लाश की ओर चला गया। रक्त रेखा का पता चला। आयरन वॉल।
क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 1000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? क्या वह 3 सिर और 6 भुजाएं चाहता था? वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। ऐसा कहा जा रहा है कि उसे इस ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा की छाप थी। उत्तरार्ध की रक्षा विशेष रूप से मजबूत थी, विशेष रूप से उसके हाथ में स्तर 3 डार्क एनर्जी शील्ड। इसमें एक अद्भुत रक्षा थी, जिससे वह अंत तक जीवित रह सका। उसने दूसरे पक्ष की ढाल हटा दी और अपना हथियार भी निकाल लिया। उधर देखने पर पता चला कि वहां केवल एक ही लाश बची थी। कप्तान मुनरो ओटिना। ये युद्ध असामान्य रूप से दुखद था। रेडियंट स्टार ब्लेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसका विशेष प्रभाव समूह लड़ाइयों के लिए बहुत उपयुक्त था। वांग ये ने अपना हाथ मुनरो ओटिना के शरीर पर रखा। तुरंत रक्त रेखा का पता चला, भूरे रंग का ज्वाला शरीर। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 1000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। यह आखिरी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल दूसरे पक्ष ने किया था, जिससे आग की लपटों का एक समूह बना। यह उसकी प्रतिभा के लिए एकदम सही मैच था। नाम से ही पता चलता है कि उसका वंश काफी अच्छा था, जाहिर है कि पहले वाले 2 लोगों से कहीं बेहतर। हालांकि आवश्यक संभावित अंक समान थे। ये वैसा ही था जैसा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा में परिवर्तन किया था। प्रतिभा का स्तर मायने नहीं रखता था। प्रतिभा प्राप्त करने के लिए 100 संभावित अंकों का एकीकृत मूल्य था। इसे प्राप्त करने का केवल एक ही अवसर था, इसलिए उसे सावधानी से चयन करना पड़ा। अच्छी खबर यह थी कि जोड़ के साथ वह अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता था, जब तक कि उसके पास पर्याप्त संभावित अंक थे। स्तर 4 डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण। वांग ये ने इस लड़ाई से सबसे अधिक फलदायी फसल को देखा। मुनरो राजा अंबर बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत सारी विविध संपत्ति थी, लेकिन मुनरो उटीना के उपकरण स्पष्ट रूप से बेहतर थे। स्तर 3 लुमान कवच 6.6 कॉस्मिक डॉलर। स्तर 4 फ्लेम ज़ेड स्पिरिट चेन 35 कॉस्मिक डॉलर। स्तर 4 फायर एलिमेंटल स्टाफ 150 कॉस्मिक डॉलर। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिन रेल की आवाज उसके कानों में पड़ी। वांग ये की आंखें चमक उठी। लेवल 4 डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण बहुत मूल्यवान था। तीनों उपकरणों की कीमत लगभग 20 बिलियन स्टार पॉइंट थी। इससे उसके पास ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करने के लिए धन उपलब्ध हो जाएगा। मुनरो उटीना के पास भी एक भंडारण स्थान था। मुनरो राजा एम्बर के विपरीत, जिसने अपने भंडारण स्थान में सभी प्रकार की बेतरतीब चीजें रखी थी, वहां केवल 104 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल और एक स्तर 3 डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण थे। यद्यपि दूसरे पक्ष का संपीड़न मंत्र चरण 5 तक पहुंच गया था, जिससे वह अधिकतम 5 ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित कर सकता था, यहां तक कि एक डार्क एनर्जी स्तर का पावरहाउस भी बहुत अधिक ऊर्जा क्रिस्टल नहीं ले सकता था, जिनकी कीमत प्रति घन मीटर 100 मिलियन स्टार पॉइंट थी। तारांकन। अंतरिक्ष में एक क्षतिग्रस्त और फटा हुआ अंतरिक्ष यान धीमी गति से यात्रा कर रहा था। यद्यपि यह फटा हुआ लग रहा था, लेकिन संशोधन के बाद इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। अंतरिक्ष यान पर लगे झंडे पर एक टोटेम प्रतीक अंकित था, हरिकेन पायरेट्स। मिस मुनरो गार्ड्स के तीनों जहाज आगे क्षुद्रग्रह पर हैं। दुबले पतले आदमी, अंकल फैंग ने कहा। हालात कैसे हैं? यू मिन के सिर पर लाल बाल थे, जो अस्त व्यस्त थे। वह स्क्रीन के सामने सीधी खड़ी थी, उसकी टांगें लंबी और पतली थीं, और उसकी नाजुक आंखें चमक रही थीं। वे वहां बहुत समय से हैं। लगता है कोई समस्या है, अंकल फैंग ने कहा। चलो करीब जाकर देखते हैं, अंकल फैंग। यूमिन की आंखें उत्साह से भर गईं। ये खतरनाक हो सकता है। अंकल फैंग मुश्किल स्थिति में थे। क्या आप यहां नहीं हैं, अंकल फैंग? यूमिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके उग्र लाल युद्ध सूट में उसका पतला शरीर दिख रहा था। हम सभी डार्क एनर्जी स्तर के शक्तिशाली लोग हैं। आप मुनरो गार्ड्स से नहीं डरते, है ना? अंकल फैंग ने अपना सिर हिलाया। कमांडर चाहता है कि तुम मौज करो, लेकिन कोशिश करो कि कोई परेशानी न हो। कोई गलती मत करो। मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूं। यूमिन ने नाक भांज सिकोड़ी। अगर तुम हर चीज से डरते हो तो क्या तुम्हें अभी भी एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू कहा जा सकता है? मैं एक ब्रह्मांडीय कमीना ही हो सकता हूं। अंकल फैंग अवाक रह गए। क्षुद्रग्रह पर दोनों मुख्य इंजीनियर व्यस्त थे, जबकि वांग यी और शिन रैन अपनी अगली कार्रवाई और जवाबी उपायों पर चर्चा कर रहे थे। मुनरो गार्ड्स आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि उनका पीछा कितना तीव्र होगा, शिन रैन ने कहा। बैकअप ऊर्जा के साथ, हम वुड क्लाउड को पूरी गति से छोड़ सकते हैं। इससे बचने की संभावना लगभग 50% तक बढ़ जाएगी, वांग ये ने शिन रैन से कहा। शिन रैन ने सिर हिलाया। मुनरो गार्ड्स शायद आपको ढूंढने के लिए कॉस्मिक वॉर्प शिप के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि हमारा आखिरी ठिकाना यही है। जब तक वे पहुंचेंगे, हम बहुत पहले ही निकल चुके होंगे।
सिर्फ फोन की सुपरनेट पर खोज करके हमें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वांग येकिंग ने कहा। लेकिन आपने जो कहा उसके अनुसार उनके पास हमें ढूंढने का एक और तरीका है। शिन रैन ने सिर हिलाया। ये सभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले स्टारशिप जियूतियन हैवी इंडस्ट्री कंपनी के हैं। जब वे कारखाने से निकलते हैं तो प्रत्येक स्टारशिप पर एक सीरियल नंबर अंकित होता है। जब तक जियूतियन हैवी इंडस्ट्री कंपनी इसकी अनुमति देती है, वे स्टारशिप का पता लगा सकते हैं। मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों में से एक होने के नाते यह एक छोटे परिवार के लिए सुविधा प्रदान नहीं कर सकता है ना? वांग ये ने सोचा। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। शिन रैन ने अपना सिर हिलाया। वांग ये ने महिला सहायक की ओर देखा जिसकी पीठ उसकी और शिन रैन की ओर थी। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मुनरो गार्ड्स के एक शीर्ष सहायक और एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से शिन रैन से अधिक जानती थी। उसके आंतरिक विचारों को देखते हुए स्थिति आशावादी नहीं लग रही थी। अचानक वांग ये थोड़ा चौंक गया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। दूर से ही अंतरिक्ष यान की आवाज सुनी जा सकती थी तथा तीव्र कंपन महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल नहीं। क्या ये फिर से मुनरो गार्ड्स था? मुनरो गार्ड्स नहीं था। वांग यी ने दूर खड़े उस विशालकाय जानवर को देखा। उसकी आंखें तेज थीं। स्टारशिप का डिजाइन बिल्कुल अलग था। यह अजीब लग रहा था जैसे ये लंबे समय से मौजूद था। ये निशानों से भी ढका हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बहुत बड़ा था। ये भले ही चंद्रमा बेस जितना विशाल न हो, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान से 100 गुना अधिक बड़ा था। यह अंतरिक्ष यान कहां से आया? ये यहाँ क्यों था? ऊर्ट क्लाउड में कोई भी जीवन ग्रह नहीं होना चाहिए। वांग यी के मन में कई प्रश्न चिन्ह उभरे जब तक कि उसने विशाल अंतरिक्ष यान के सामने टोटेम प्रतीक नहीं देखा। तूफान में कंकाल का प्रतीक। टोटेम के नीचे 2 चमकते हुए सुनहरे तारे थे। कंकाल, शुक्र। वांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और 5 शब्द तुरंत उसके दिमाग में आ गए। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू। वे अकेले घूमने वाले सैनिक थे जो ब्रह्मांड में विचरण करते थे और किसी गुट से संबंधित नहीं थे। वे प्रायः उपनिवेश ग्रहों से आए दासों और मनुष्यों से बने होते थे, साथ ही कई वांछित अपराधी और कैदी भी होते थे जो ब्रह्मांडीय मानव जाति से संबंधित नहीं होते थे। वे स्वतंत्र थे और सब कुछ अपने हितों के आधार पर करते थे। शिन रैन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। उनके हाथों में पड़ना मौत से भी बदतर हो सकता था। दुर्भाग्य से वहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक 2 सितारा ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू गिरोह था, जिसका दूसरे शब्दों में मतलब था कि उनके बीच एक डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। ओह! एक तेज हवा चली और बड़ा जहाज जमीन पर उतरा। इसके बाद उत्कीर्णन से चमकती एक गोल प्लेट धीरे धीरे नीचे उतरी, जिसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध था। एक लाल बालों वाली महिला गोल प्लेट पर खड़े 1 दर्जन लोगों की नेता थी। उनमें से लगभग सभी ब्रह्मांडीय स्तर पर थे। वे मुनरो गार्ड्स की बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय उनके पास बहुत अधिक बढ़त थी। मुनरो गार्ड कहाँ है? बहादुर लाल बालों वाली यू मिन ने चारों ओर देखा। उसकी शानदार आंखें वांग यी से आगे निकल गईं, लेकिन उसने इस ब्रह्मांडीय स्तर एक मानव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे सब मर चुके हैं। वांग ये ने शांति से उसकी ओर देखा। वह बहुत हैरान था, यह सोचकर कि 2 सितारा समुद्री डाकू समूह की कप्तान एक युवा लड़की थी। वह युवा और मासूम लग रही थी, उन महिला सहायकों के विपरीत जो काफी खुले विचारों वाली थी। या तो वह एक महाप्रतिभाशाली महिला थी, जिसके पास बहुत ताकत थी, या फिर उसके पीछे कोई था, संभवतः उसका पिता या गॉडफादर। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबसे मजबूत आभा वाले दुबले पतले आदमी ने उसके प्रति जो सम्मान और देखभाल दिखाए, उससे लगता है कि यह बाद वाली बात होनी चाहिए। वांग यी के विचार तेजी से चलने लगे। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह मुठभेड़ एक संकट भी थी और अवसर भी। उसकी मौत कैसे हुई? यू मिन को जल्द ही मुनरो उटीना का शरीर मिल गया। जैसे ही वह नीचे उड़ी, उसकी सुंदर आंखें चमक उठी। वह मुनरो उटीना पर उतरी, जिसके सारे उपकरण छीन लिए गए थे। क्या वह सचमुच मर गया है? उसने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैंने उसे मार डाला। वांग ये थोड़ी दूरी बनाकर उसके पास आया। तुम? असंभव। यू मिन मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट में अवमानना नहीं छिपी। वांग ये ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यू मिन ने अपनी ठोड़ी उठाए और वांग ये की तरफ आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम अच्छे इंसान नहीं लगते। वह तो मात्र एक लौकिक समुद्री डाकू थी, तो उसे ऐसा कहने का क्या अधिकार था? क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? वांग ये ने तुरंत अपने शरीर पर नियंत्रण बदलकर झुनझुनी कर दी। बेशक। यू मिन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं।
वह अचानक पीछे हट गई और अपनी तलवार खींच ली, अपनी लड़ाकू ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। मुझ पर झांक रहे हो? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुको, वांग ये ने तुरंत कहा। यह पहली बार था जब लिंगलिंग की मन पठन क्षमता विफल हो गई। ऐसा नहीं था कि महिला समुद्री डाकू बहुत ताकतवर थी, बल्कि उसके पास एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली प्रतिभा थी। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? आखिरी शब्द। यू मिन की खूबसूरत आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने वांग ये को घूर कर देखा। मुझे पता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। वह बहुत बेशर्म थी। मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। वांग ये ने तुरंत नांते की प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। हम किसी भी विकृत व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। यू मिन ने अपना सिर हिलाया। वह कैसे बता सकती थी कि कौन विकृत है? वांग ये ने मन ही मन कोसा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है, वांग ये ने कहा। मुझे लगा कि तुम एक दुष्ट ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हो, इसलिए मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कीचड़ से बेदाग निकलोगे और इतने दयालु होगे। कीचड़ का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यू मिन ने उसकी तरफ देखा और उसकी हत्या करने की मंशा तुरंत खत्म हो गई। तुम बहुत सभ्य हो। ऐसा मत सोचो कि एक 11 ने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने कुछ अच्छा कहा। जैसी कि उम्मीद थी, उसने दयालु शब्द निगल लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अनुभवी सैनिक के रूप में, वांग ये ने जल्दी ही समझ लिया कि अपने सामने खड़ी लाल बालों वाली लड़की से कैसे निपटना है। ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। मैं और मेरा भाई एक कॉलोनी ग्रह से भाग निकले और कॉलोनी इंस्पेक्टर का स्टारशिप चुरा लिया। नतीजतन मुनरो गार्ड्स ने हमारा पीछा किया। वांग ये ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। ऐसी ईमानदार लड़की के साथ व्यवहार करते समय ईमानदारी एक निश्चित मारक कौशल थी। जैसा कि अपेक्षित था, यू मिन के चेहरे पर आक्रोश, सहानुभूति और आश्चर्य के भाव थे। यह पहले से बिल्कुल अलग था। तुम दोनों के लिए यह आसान नहीं रहा। वांग ये की बातें सुनकर यू मिन बहुत भावुक हो गई। फिर उसे अचानक याद आया कि अभी क्या हुआ था और उसने सावधानी से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? वांग ने कहा, अभी भी 2 महिला सहायक और 2 मुख्य इंजीनियर मौजूद हैं। ये ने कहा, उनसे पूछने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी तुम पर भरोसा करता हूँ। यही रुको, यू मिन ने वांग ये से कहा। अगर मुझे यकीन है कि तुम सच कह रहे हो, तो मैं तुम दोनों भाइयों को हमारे साथ आने की अनुमति दूंगा। ठीक है। वांग ये मुस्कुराया। यह कोई अचानक आया विचार नहीं था, बल्कि इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। यदि यह एक खतरनाक समुद्री डाकू समूह होता तो वह निश्चित रूप से इसमें शामिल नहीं होता। आखिरकार इंसानी दिल अप्रत्याशित होते हैं, खासकर अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों के। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसके पास जो दौलत थी, वह शायद उन्हें लुभाने के लिए काफी थी। हालांकि ये लाल बालों वाली लड़की अलग थी। उसने उसे यह एहसास दिलाया कि वह दुनिया के दुखों के बारे में कुछ नहीं जानती। ये कल्पना करना कठिन था कि वह एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू थी और यहां तक कि उसकी टीम का सबसे मजबूत डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ भी उसकी हर बात मानता था। इसलिए यदि वह इस समुद्री डाकू समूह में शामिल हो सकता है और भाग सकता है, तो सफलता की संभावना उसके अकेले भागने की तुलना में बहुत अधिक होगी। जैसा कि शिन रैन ने कहा था, यदि मुनरो परिवार वास्तव में अंतरिक्ष यान के सीरियल नंबर के माध्यम से अपनी स्थिति पर कब्जा कर लेता है तो ये परेशानी वाली बात होगी। तुलनात्मक रूप से, हालांकि समुद्री डाकू खतरनाक थे, उनकी स्थिति उनसे बेहतर थी। उसे सौरमंडल और मुनरो परिवार का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। आकाशगंगा बहुत बड़ी थी, और ब्रह्मांड भी। वह कहां नहीं जा सकता था। यह एक महान अवसर था जो स्वयं ही उसके दरवाजे पर आ पहुंचा था। तारांकन, उन दोनों ने वास्तव में मुनरो गार्ड्स की पूरी टीम को खत्म कर दिया। यू मिन को आश्चर्य हुआ। ये सही है। मैंने पहले ही उस महिला सहायक से पूछताछ कर ली है जो बच गई थी। कॉलोनी ग्रह के ये 2 बच्चे काफी प्रभावशाली हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराए। वे प्रतिभाशाली तो हैं ही, साथ ही टाइम बम भी हैं। ऐसे प्रतिभाशाली लोग घमंडी होते हैं, अंकल फैंग ने गहरी आवाज में कहा। उनके लिए समुद्री लुटेरों को नीची नजर से न देखना असंभव है। वह सिर्फ भागने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। जियाओ फेक सही कह रहा है। हमें अपने साथ टाइम बम ले जाने की जरूरत नहीं है। यू मिन ने कुछ नहीं कहा। उसकी खूबसूरत आंखें जमीन पर पड़े खून को देख रही थी। वह कल्पना कर सकती थी कि लड़ाई कितनी क्रूर और भीषण थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे याद आया कि उस विकृत व्यक्ति ने उससे क्या कहा था। जब उसे पता चला कि उस विकृत व्यक्ति ने जो कहा वह सच था तो वह बहुत दुखी हुई।
युवा मिस, परेशानी मत खड़ी करो। अंकल फेंग उसके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सबसे अच्छा तरीका है उसे मार डालना। मुनरो गार्ड्स के पास डार्क एनर्जी लेवल के बहुत सारे उपकरण हैं और वे सभी उसके हाथ में हैं। अगर हम उसे मार देते हैं तो हम कम से कम दर्जनों या सैकड़ों कॉस्मिक डॉलर पा सकते हैं। ये हमारे साथ टाइम बम लाने से कहीं बेहतर है। अब और मत बोलो दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरा सपना लॉर्ड कियांजियू की तरह एक समुद्री डाकू राजा बनना है, यू मिन ने कहा। पिताजी की तरह एक क्रूर समुद्री डाकू नहीं, एक 7 सितारा समुद्री डाकू राजा। युवा मिस वास्तव में साहसी थी। अंकल फेंग और दादी बाई ने एक दूसरे को देखा। तो तुम उसे अंदर ले जाना चाहते हो? अंकल फेंग ने मोटे तौर पर समझ लिया। यू मिन ने सिर हिलाया। अगर लॉर्ड कियांजियू को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो वह संकोच नहीं करेगा। वह मुनरो गार्ड्स को मारने में उसकी मदद भी करेगा। हालांकि मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। कितनी अफसोस की बात है। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने जीभ चटकाए। वह और शियाओ फैंग केवल युवा मिस की सुरक्षा करने और उसे कुछ सलाह देने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे उसके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि 2 सितारा समुद्री डाकू समूह में 100 कॉस्मिक डॉलर एक बड़ी रकम थी, लेकिन 3 सितारा समुद्री डाकू समूह में ये कुछ भी नहीं थी। अगर यंग मिस ने फैसला कर लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अंकल फेंग ने सिर हिलाया। यू मिन खिलखिलाकर मुस्कुराए। उसके बिखरे हुए लाल बाल खास तौर पर चमकदार थे। हरिकेन पायरेट्स दूसरे कॉस्मिक पायरेट समूहों से अलग हैं। हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करेंगे, यू मिन ने वांग ये से कहा। हमारे पास सिद्धांत है। वांग ये ने सिर हिलाया। कमांडर का व्यक्तित्व समुद्री लुटेरों के समूह के कार्य करने के तरीके को निर्धारित करता था। मुझे परवाह नहीं है कि आप हरिकेन पायरेट्स में शामिल होने की इच्छा में ईमानदार हैं या नहीं, लेकिन जब तक आप जहाज पर हैं, आपको एक सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना होगा और हमारे अभियानों में हमारा अनुसरण करना होगा। यू मिन ने वांग ये को घूर कर देखा। कोई बात नहीं। वांग ये हंसा। आप हमारे साथ रह सकते हैं या मुनरो परिवार के इलाके से बाहर निकलने के बाद उतर सकते हैं। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी वजह से अपने मूल यात्रा कार्यक्रम को भी नहीं बदलेंगे, समझे? यू मिन ने कहा। धन्यवाद। वांग ये ने बहादुर लाल बालों वाली लड़की को देखा। कुछ लोगों में सथी दयालुता थी, लेकिन उसकी दयालुता उसके दिल की गहराई से आती थी, भले ही वह सिर्फ एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू थी। आपका स्वागत है। यू मिन ने उसकी ओर देखा। हम तीनों परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान को नष्ट करने जा रहे हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? वांग ये ने कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ट्रैक न कर ले। यू मिन ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास हरिकेन पायरेट्स में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। आपको हमें निशान हटाने के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो स्टारशिप को संशोधित करने और भागों की मरम्मत करने में अच्छे हैं। हे भगवान, क्या वे समुद्री लुटेरों का समूह थे या कोई अंतरिक्ष यान संशोधन दल? कोई और सवाल? यू मिन ने अपनी भौहें उठाई। एट नोबलबन एट कमांडर, हम कब रवाना होंगे? वांग ये ने पूछा। जल्दी क्या है? मेरे अधीनस्थों के काम खत्म होने का इंतजार करो। यू मिन ने अपना हाथ उठाया और कहा, चिंता मत करो। चूंकि मैंने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कहा है, इसलिए बस आराम करो और यही रहो। अंकल फेंग और दादी बाई बहुत अनुभवी हैं। अब से तुम मेरी हो। यू मिन ने वांग ये के कंधे पर थपथपाया। कड़ी मेहनत करो। वांग ये ने उसके सुंदर हाथ के पीछे की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसे ब्रह्मांड में कुछ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। शायद यह एक अच्छी यात्रा होगी। तूफान चल पड़ा। तूफान आसमान में उड़ गया और क्षुद्रग्रह को छोड़कर चला गया। ये बहुत तेज है। वांग ये ने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि इसकी गति परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान से अलग थी। ये भारी और पुराना दिखने वाला जहाज मुनरो गार्ड्स के उच्च श्रेणी के जहाज से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। ये लगभग तुरंत ही प्रकाश की गति के 10वें भाग प्रति सेकंड तक पहुंच गया, फिर त्वरित होकर प्रकाश की गति के 5वें भाग प्रति सेकंड तक पहुंच गया, और वहीं रुक गया। बूढ़े जेड के कौशल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वह जियूतियान हैवी इंडस्ट्री कंपनी में प्रथम श्रेणी के रखरखाव कर्मचारी हुआ करते थे। एक मुस्कुराता हुआ युवक आया। उसका अंडाकार सिर चिकना था और उसने काले रंग का युद्ध कवच पहना हुआ था। उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। तो फिर वह समुद्री डाकू क्यों बन गया? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह दुनिया के तौर तरीकों को नहीं समझता था। गंजे युवक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ईमानदारी से कहूं तो ये सिर्फ सुनने में ही बढ़िया लगता है।
ये यूनिलान कॉस्मिक लॉजिस्टिक्स के लिए डिलीवरी मैन होने जैसा ही है। वे सिर्फ बाहरी सदस्य हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके पास बेहतर सुविधाएं हैं लेकिन कोई शक्ति नहीं है। वांग ये ने सिर हिलाया। फिर भी उनकी कुशलताएं निश्चित रूप से सामान्य मुख्य इंजीनियरों से कहीं बेहतर थी। भाई, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? वांग ये ने कहा। 10वें दस्ते का कप्तान टूटू जी। मेरे भाई मुझे भाई जी कहते हैं। टूटू जी मुस्कुराया। क्या उनका अगला वाक्य था, अच्छा फिगर काफी मजबूत। वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हिलाया। हे भगवान, तुम बहुत मजबूत हो। बहन मिन ने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की है ना? क्या तुम हमारे दस्ते में शामिल होने में रुचि रखते हो? टूटू जी ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे हरिकेन पायरेट्स के बारे में बताओ। वांग ये को इसकी परवाह नहीं थी। कुछ खास कहने को नहीं है। टूटू जी ने लापरवाही से केबिन के दरवाजे की रेलिंग पर झुकते हुए कहा, यह सामान्य 2 सितारा समुद्री डाकू समूह विन्यास है। हमारे पास 100 सदस्य हैं जो 10 दस्तों में विभाजित हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा कॉस्मिक स्तर के विशेषज्ञ हैं। दस्ते के कप्तान उन्नत कॉस्मिक स्तर के हैं। स्टारशिप पर बिखरे तकनीशियनों को जोड़कर हमारे पास कुल 136 लोग हैं। नहीं, आप पांचों को मिलाकर अब हमारे पास 141 लोग हैं। पैमाना भी छोटा नहीं था। जहाज पर कितने डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ हैं? वांग ये ने